चलो फिर शुरू करें, है ना लेक्चर। कल का रिवाइज भी करा देंगे, आंसर लिख ही लाओ, आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। क्या वैसा दूसरे की संपत्ति पे पानी गिर जाए तो बुरा लगता है। खड़ी रहने दीजिए, अपने आप आएंगे। यहाँ तक कहने क्यों नहीं आते? बच्चों को क्यों कह देते हैं? यहाँ तक कहने आओ, कोई बात नहीं। अब मेरा बस नहीं चलता भाई, यहाँ खड़ी। क्या होता है एक दो बार इस क्लास की क्या है कि ड्रमंड है ना, वो एकदम ऐसा स्कूल है कि मानव बंदर से मानव बन गया, लेकिन अभी कुछ रह गया, बालक रह गए कुछ, बाकी तो सब ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेके आता था बुलेट हंटर, उसका इंडिकेटर तोड़ देते थे। एक दो बार तोड़ा कोई बात नहीं, तीसरी बार मैं खुद ही घर से तोड़ के लाया, बैठ गया, मैंने कहा दे दूंगा इसका प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद पता चला कि बच्चे हैं कुछ, हर जगह स्कूल में बाती बच्चे ऐसे होते हैं। हाँ नहीं, फेविक्विक से जोड़ा था मैंने, पैसे नहीं खराब करे हर बार, वकील है भाई। चलो फिर शुरू करें। कल वाला आंसर लिख के लाए हो? तो थोड़ा रह गया। थोड़ा रह गया, दीदी की दाढ़ी तो प्रेसिडेंट भी किया था ना मैंने, प्रेसिडेंट वाला भी कर लिया था। चलो ठीक, मैंने भी कर लिया। तो भैया सबसे पहले तो तुमसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो हम लोगों ने कल के टॉपिक पूरे करे, ताकि रिवीजन भी हो जाए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तुम्हें थोड़ा तो समझ में आई क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी है? सर उपराष्ट्रपति बनने की आयु? राष्ट्रपति के लिए कंडीशन क्या थी? एलओसी, याद है एलओसी? सर यहाँ पर लोकसभा के सदस्य बनने योग्य, यहाँ पर लाभ का पद, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और अगला क्या है? भारत का नागरिक। ये याद रखना, आपको फंसाने के लिए अगर कहीं हो सकता है सारे फंक्शन लिख दिए जाए और राष्ट्रपति का ये ना लिखा हो कि भारत का नागरिक ना हो, तो तुरंत उसको एमसीक्यू को कट कर देना, क्योंकि अगर राष्ट्रपति भारत का नागरिक नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या निकलता है बनाने का। हाँ पूछिए। लाभ का पद डिफाइन कर दे रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट में आपको क्या याद रखना है? आरओसी। यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, बनने योग्य, बनने योग्य। लाभ का पद मैं दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ। लाभ का पद जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग लाभ का पद नहीं होता है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं पढ़ा रहा कि मेरी नियुक्ति बीजेपी ने कर दी। अगर सरकार आपको नौकरी सरकारी देती है, आप टीचर उनकी सरकार के दौरान बनते हो, तो ये मतलब नहीं होता कि आप सरकार के लिए वोट बैंक का काम करोगे या सरकार के लिए आप जो है वो चुनाव में मतदान अब बीजेपी को ही दोगे अगर उसने आपको टीचर बनाया। सिर्फ आप गवर्नमेंट नौकरी करते हो। तो यहाँ पर लाभ के पद से मतलब है कि टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर ये अपने पद पर रहते हुए भी डबल तनख्वाह उठा सकते हैं टीचर की और संसद के सदस्य होने के नाते। परंतु अगर कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है जो राजनीतिक पार्टी के द्वारा पूरा तरीके से प्रतिनिधित्व हो रहा है, जैसे नीति आयोग। अब नीति आयोग सबको पता है कि भैया सरकार ही चलाती है, योजना आयोग, ठीक है, कुछ इस तरीके के पद होते हैं, वो पद लाभ के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट होते हैं। समझ गया? टीचर और डॉक्टर याद रखना, क्लासिकल एग्जांपल। इसमें प्राण मुखर्जी का केस है, वो थोड़ा सा बता दो। नहीं, मनमोहन सिंह का। सर मैंने कल ही एमसीक्यू निकाला है। अगर इसमें रहा होगा तो आप ठीक कह रही हो कि प्रणब मुखर्जी का भी केस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल यही है कि मनमोहन सिंह वाले केस का तो मैं बता दे रहा हूँ, प्रणब वाले का मैं आपको देख के बता दूंगा, आप शेयर करना चाहें। मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स के टीचर थे। तो ये जब जाते थे क्लासेस लेने तो कई सवाल उठे कि आप क्यों जाते हैं, तो इन्होंने एक्सप्लेन करा कि मेरा जो वर्क है आ जाओ वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे? एमपी भी थे। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके अलावा आ जाओ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पावर और ड्यूटी क्या होती है बेटा, बताओ? राष्ट्रपति के काम क्या होते हैं? तो सर राष्ट्रपति कई काम करता है, विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां होती हैं। इसके अलावा थोड़ी शक्तियों पर डिस्कस कर लेते हैं, और मैंने आपको एक वीटो की शक्ति भी अभी नहीं बताई है, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, आ जाओ, आपको वीटो पावर भी डिफाइन कर देते हैं, थोड़ी सी चीजें और बता देते हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल, बड़ा प्यारा आर्टिकल है, कभी भूल ही नहीं पाओगे। ये राष्ट्रपति के टॉपिक का
एक और हिस्सा है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे कहते हैं वीटो शक्ति, वीटो। फिर मैं आपको बता दूं कि वीटो होता क्या है। आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा कि शायद ही आप वीटो को भूल पाओगे कि वीटो होता क्या है। लिख लीजिए, अनुच्छेद 111 कहता है कि किसी भी विधेयक को या तो राष्ट्रपति असेंट दे देगा जिसे सहमति बोलते हैं, या नो असेंट। नो असेंट को कहते हैं विड्रॉ, यानी कि विड्रॉ का मतलब होता है कि अपनी सहमति मना कर देगा। दो काम होते हैं अनुच्छेद 111 के अंदर बच्चों। पहला, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा किसी बिल पर। मैंने इनके पास में एक बिल पेश करा कि आज से 11 से 12 बजे तक मोबाइल कोई बच्चा नहीं चलाएगा, तो इन्होंने उसमें सहमति दे दी, तो भैया 111 का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन सहमति नहीं दी तो फिर 111 के अंतर्गत एक वीटो शब्द है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले एक गोल्डन चीज याद रखिएगा प्लीज, कि वीटो शब्द संविधान में, आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज किया जा सकता है, कहीं नहीं लिखा है, नॉट रिटन। तो फिर सर हम ये वीटो शक्तियां देते ही क्यों हैं? मेरी बात ध्यान रखना कि वीटो शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं। ठीक है, ये शब्द, ये बातें याद रखना। जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले कि उपराष्ट्रपति कहाँ है, तो आप कहोगे अनुच्छेद 63 में, लेकिन संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसा कुछ लिखा है? सर कहीं नहीं लिखा। ऐसे संविधान में कौन सा शब्द नहीं लिखा है? वीटो। तो फिर सर ये जो वीटो है ये आया कहाँ से? बेटा वीटो के लिए तुम्हें चलना होगा संयुक्त राष्ट्र। सर कौन से संयुक्त राष्ट्र चले? बेटा उसी संयुक्त राष्ट्र में चलना होगा जो अमेरिका के प्रतिनिधित्व में कह लो या दबाव में कह लो। कब बना था? प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद, ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो सके। इस पर हम डिटेल में चर्चा आगे बढ़ी करेंगे। इसके पास में 5 देश ऐसे हैं जिन्हें कहते हैं P5 देश। जरा नाम बताओ। आपने पढ़ा होगा कि संयुक्त राष्ट्र में, वेरी गुड, हाँ, यूएस, यूके, रशिया, वेरी गुड, चीन, फ्रांस, हो गए 5। बेटा 5 ये देश है जिन्हें कहते हैं परमानेंट सदस्य। आंधी आए, तूफान आए, लेकिन ये सदस्यता नहीं छोड़ेंगे। 10 गैर आ जाए, तो 15 सदस्यों में से बेटा 5 P5 होते हैं, और जो 10 होते हैं वो टेम्पररी सदस्य होते हैं। जब मैं IR पढ़ाता था, इंटरनेशनल रिलेशन, अब तो पॉलिटी में जो है वो IR, बैठ जाओ, अब तो पॉलिटी के अंदर IR की क्लासेस हटा दी, पहले कंबाइन आती थी। 2021 की बात है, मैंने बरेली में IR पढ़ाया था, तो मैं हमेशा बताता था कि ये बना कैसे, क्या होता है क्या नहीं। खैर अब इस पे आ जाओ। ये चीज समझ में आ गई कि सर एक संयुक्त राष्ट्र नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मतलब समझ लो, भारत इसमें जुड़ने के लिए मजबूर नहीं है, बाध्य नहीं था। भारत को लगा कि सब देश वैश्विक शांति के लिए एक साथ आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि हमें किसी गरीब की मदद करनी है, तो भले अब आपने अपनी तरफ व्यक्तिगत रूप से मदद करते आ रहे हो, ना करते आ रहे हो, लेकिन आपको लगा यार अच्छा कार्य है, मैं सर के साथ जुड़ जाता हूँ। तो ऐसे संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य, भारत इसका सदस्य बन गया था जब ये संस्था बनी थी स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से समझना, मैं वेट कर रहा था बाकी लोग आ जाए, लेकिन चलो जितने लोग आ गए तो आ गए। तो सर अब ध्यान से समझना, वीटो को समझा रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र से ही हमने लिया है। संयुक्त राष्ट्र में 5 ऐसे देश हैं जिसे P5 बोलते हैं। सर कौन कौन से हैं? तो भैया चीन है, फ्रांस है, रूस है जिसे रसिया कहते हैं, इसके अलावा ये यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है। देख रहे हो सब भारी भरकम देश। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक दिन यूनाइटेड नेशन में एक बिल पास होना था। सर यहाँ भी बिल पास होता है? बिल्कुल बेटा, जो भी लोकतंत्र या जहां पे भी ज्यादा लोग होते हैं वहां सबसे बढ़िया तरीका होता है उनकी सहमति ले लो। इसे ही बिल पास का प्रोसेस कह लो या लोकतंत्र। अब ध्यान से समझना, क्या नाम है आपका? सौम्या। ठीक, अब ये रही सौम्या, एक रही आयशा, एक रही शायरा, और एक रही क्लास से कोई गर्ल 1 गर्ल 2। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि क्लास की टाइम, ध्यान से सुनना, मैंने कहा क्लास का टाइम कर देते हैं 9:45 से शुरू। तो बेटा ध्यान से सुनना, सौम्या ने क्या कहा? यस सर कर दो, मैं लेट हो जाती हूँ। पलक ने कहा या आयशा ने कहा हाँ सर कर दो। ये कहा दूसरी बच्ची ने, शायरा ने, हाँ कर दो। लेकिन इस गर्ल 1 ने कहा कर दो। लेकिन एक बच्ची ये पलक थी, ये बोली सर मैं पूरनपुर से आऊंगी, फिर मैं घर पहुंचते पहुंचते मुझे 6 बज जाएगा, मत करो। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्लियर कट इसमें से क्या होगा, क्या करोगे इस बिल का? अगर एक भी मना कर देगा तो वो मना ही माना जाएगा। वेरी गुड, आयशा ने इसका आंसर एकदम एक्यूरेट दे दिया। ध्यान से समझना, साधारण तौर पर अगर बहुमत 4 लोगों का होता है तो वो बिल पारित हो जाता है, लेकिन वीटो एक ऐसी शक्ति है, याद रखना, जिसमें अगर 5 में से या जितने सदस्य हैं किसी एक ने भी नो बोल दिया तो सर ये बिल पास नहीं होगा।
यही खतरनाक बात है, और इस बात को इतनी खतरनाक तरीके से समझो कि भारत जो है, भारत, ठीक है, आ जाओ, भारत 10 सदस्यों में आता है अस्थायी में, अब तो यहाँ पे भी नहीं है, और ये जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, जब जब बात होती है कि भारत को इधर से इधर ले आए, P5 मेंबर में जोड़ दें, तब पता है कौन विरोध कर देता है? चाइना। चाइना हमेशा कह देता है नो, और चाइना क्या इस्तेमाल करता है? वीटो शक्ति का। बात समझ गए बेटा? वीटो शक्ति बहुत पावरफुल होती है। अगर एक भी बार नो बोल दिया किसी एक सदस्य ने भी, तो नो मतलब नो हो जाता है। 4 की हाँ, 1 की ना, तो भैया ना को प्रायोरिटी मिल जाएगी। ये खतरनाक चीज है। अब ध्यान से समझना, जो राष्ट्रपति हैं भारत के राष्ट्रपति को भी 3 तरीके की वीटो शक्तियां मिली हुई हैं। सबसे पहला कौन सा है? एब्सोल्यूट वीटो, इसे बोलते हैं पूर्ण। उसके बाद है सस्पेंसिव वीटो, लिख लेना। सस्पेंसिव का मतलब होता है स्थगित करना। और बेटा तीसरा होता है सबसे प्यारा, पॉकेट वीटो। ये 3 तरीके की जो वीटो शक्तियां हैं वो भारत में राष्ट्रपति को मिली हुई है। एमसीक्यू बड़ा प्यारा बन सकता है, ठीक है? 3 तरीके की वीटो बनी हुई है, ठीक है? इसकी शॉर्ट ट्रिक है स्पा। स्पा पता है तुम लोगों को? दिल्ली नोएडा गए हो जहाँ फ्लैट के साथ स्पा की सुविधा मिलती है, फिर बाद में बालों के लिए भी, हाँ, हेयर स्पा भी आता है। स्पा बड़े बड़े सैलून और मसाज में दिया जाता है, यहाँ बाद में बड़े बड़े रैकेट्स के खुलासे होते हैं। कल नहीं, अच्छा मतलब नहीं तो बड़ा अच्छा। अब सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति के पास लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से बिल पास, यहाँ से बिल पास, पर राष्ट्रपति को अब भी लग रहा है कि जो बिल है ना ये ठीक नहीं है, अंदर से मेरा मन नहीं चाह रहा कि ये बिल मैं पास कर दूं, तो वो चाहे तो सस्पेंसिव कर सकता है। इसका मतलब होता है कि कुछ समय के लिए बिल को क्या कर सकता है? लंबित, यानी बिल को स्थगित कर सकता है। परंतु याद रखना, दोबारा मांगे जाने पर राष्ट्रपति को उस बिल पर सहमति देनी होगी। ये स्थगित वो कुछ ही समय के लिए कर सकता है, यानी कि इसका लाभ कह सकता है कि चलो मैं भी विचार करके बता दूंगा। इतनी बात आई। तो इसमें बेटा क्या मिल जाता है? इसमें कुछ समय मिल जाता है, कुछ समय के लिए आप इसे लिख सकते हो पेंडिंग हो जाता है, परंतु इसमें वापस करना ही करना पड़ता है, ठीक है? अब ये आ जाओ एब्सोल्यूट वीटो, इसके आगे तुरंत लिख लो, ये सिर्फ प्राइवेट बिल पर प्रैक्टिस किया जाता है, सिर्फ प्राइवेट बिल पर। अब आप कहोगे ये सब प्राइवेट बिल क्या होते हैं? तो संसद के अंदर, लोकसभा में अगर 543 लोग चुने गए हैं, तो हमारी बीजेपी के पास में जो सीटें हैं वो 291 है, उन्हें बोलेंगे गवर्नमेंट। लेकिन सर जीत के तो कोई सपा का भी आया है, जीत के तो आम आदमी पार्टी का भी आया है, बेटा उसे बोलेंगे प्राइवेट। समझ गए बात? जो सरकार बना रहा है वो गवर्नमेंट, जो बाकी एमएलए बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, एमएलए तो राज्य में हो गए, जो बाकी एमपी बने हुए हैं उनको क्या बोलेंगे? प्राइवेट। जब कोई, जैसे मान के चलो मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं कोई बिल लाऊंगा तो मुझे क्लास में मैडम ने अधिकारिक कराया तो मेरा बिल कहलाएगा गवर्नमेंट। सनी साधारण स्टूडेंट है तो सनी का लाया विधेयक बोला जाएगा प्राइवेट बिल। नॉमिनेटेड वाले भी आपके अगर गवर्नमेंट के किसी मंत्री का पद ले चुके, तो गवर्नमेंट नहीं ले चुके हैं और राष्ट्रपति ने नामित कर दिए, उनके पास 6 महीने होते हैं, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहे, अगेंस्ट में चले गए तो प्राइवेट, हमारी में रहे तो गवर्नमेंट, ठीक है? चलो अब आ जाओ इधर देखो, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है इसमें राष्ट्रपति पूर्ण रूप से रोक लेता है किसी बिल को, ये सिर्फ प्राइवेट को है, सीधे कह देता है कि नहीं, नो। लेकिन बेटा याद रखना, मजबूर इसमें भी राष्ट्रपति को किया जा सकता है, वो एब्सोल्यूट यानी पूर्ण तरीके से बिल को रोक तो लेता है, लेकिन ये प्राइवेट बिल है तो इस वजह से वापस मांग नहीं उठती है, क्योंकि प्राइवेट बिल पे कौन मांग करेगा? लोकसभा के अंदर ज्यादातर लोग तो जिस सरकार के हैं वो तो कभी नहीं चाहते कि दूसरी सरकार का कोई बिल पास हो जाए। तो ये सबसे खतरनाक एब्सोल्यूट पूर्ण वीटो पावर है, ये सिर्फ प्राइवेट पे लगता है। इन दोनों में समय सीमा उपलब्ध है, इसको भी जवाब देना है, इसको भी जवाब देना है, लेकिन ये है अनिश्चित काल वाली कंडीशन जिसका प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया। इसके अंदर ये होता है कि हमने अपने कबर्ड की ड्रॉवर खोली, उसमें बिल डाल दिया और बंद कर दिया, ना तो मैं कह रहा हूँ हाँ, ना तो मैं कह रहा हूँ ना, यानी अपनी जेब में बिल पड़ा है, इसका कोई समय नहीं होता। तो ज्यादातर राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जब लोकसभा राज्यसभा ये ऐसा बिल पास करा के रहेंगे तो वो क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? पॉकेट वीटो। ये 3 तरीके के होते हैं, इसको मेंशन कर लो, लिख लिया? बढ़िया आगे वीटो शक्ति समझ गए। 4 लोग भी हाँ कह देंगे, 5वां ना कह देगा तब भी क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। क्लियर रहा? लास्ट में पॉकेट वीटो के आगे निशान बनाए इंफिनिटी का, फिजिक्स वालों समझ जाएंगे इंफिनिटी का निशान उल्टा लिख लिया? बता देना जब लिख लो।
हो गया? चलो अब मेरा सवाल आपसे ये है, जल्दी से मुझे बता दो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अच्छे से बताना सोच के। राष्ट्रपति को मुझे हटाना है अनुच्छेद 61 में, महाभियोग कहते हैं। बेटा उपराष्ट्रपति के लिए हटाने के लिए महाभियोग नहीं बोलते, इनके लिए क्या बोला जाता है? रिमूवल, यानी हटाने का एक प्रस्ताव लाया जाता है। अच्छे से बताना, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव यहाँ लेके आऊं या यहाँ लेके आऊं? कहाँ लेके आऊं? अगर राष्ट्रपति लिखा है, एक पी बना हुआ है, दो पी नहीं बने, तो यहाँ भी ला सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो। पहले यहाँ ले आए सर, ला सकते हो। दूसरी बार यहाँ ले आए, ला सकते हो सर। पहले यहाँ ले आए, ला सकते हो। फिर यहाँ ले आए, ला सकते हो। दोनों जगह आप कहीं भी ला सकते हो। सर उपराष्ट्रपति को हटाना है, बताओ लोकसभा में लाए कि राज्यसभा में? सर लोकसभा में बिल्कुल भी पहले लेके मत जाना, हमेशा राज्यसभा में लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि सर उपराष्ट्रपति जो होता है ना सर, आपको नहीं पता वो सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। पहले जिस पोजीशन पे वो बैठा है उसे उसी के कमरे से तो निकाल के बाहर करोगे, वो पता चले राज्यसभा में बैठा है, तुम लोकसभा में कार्रवाई कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये याद रखिए, ठीक है? ये चीज आई समझ में? एमसीक्यू बन जाएगा। उसके बाद वापस से ले लो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। बेटा यहाँ पर इन्हें कितने 1/4 न्यूनतम और कितने दिन का नोटिस? फिर जब इनका अगर लोकसभा में पहले ले आए तो कितना लोकसभा में बहुमत चाहिए? उसके बाद अगर राज्यसभा में आ गए तो राज्यसभा में भी कितना बहुमत चाहिए? 2/3। कोई दिक्कत? अब उपराष्ट्रपति की बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 14 दिन का नोटिस। आपको ये भी पता है तो मैंने कि वकील दोनों जगह पे चलते हैं, ठीक है? अभी बताऊंगा, ये वकील वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर पहले कहाँ ला रहे हैं? राज्यसभा में कितना चाहिए? सर लोकसभा में? लोकसभा में चाहिए। बेटा मजे की बात यही है, अगर तुम्हें ये इतना याद हो चुका है तो विश्वास करना, तुम्हें प्रीलिम्स में भी छोड़ो, मेंस में भी छोड़ो, इस पोर्शन में कोई नहीं बीट कर पाएगा। और जल्दी आ जाओ बेटा, आई थिंक 9 बजे क्लास का टाइम रहता है। चलो 9:05 हुए, कोई बात नहीं बेटा, 1 मिनट में ट्रेन लेट हो जाती है, उसके बाद टिकट में आधा हो जाता है किराया। चलो बैठ गए, ये लेते हैं, ये समझ आ गया? अब सर आपने ये बताइए, आज तक हमने एक ही बात सुनी है कि वकील यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है? लेकिन सर आपने पहली बार वकील को यहाँ भी पहुंचा दिया। तो बेटा ये जो होते हैं, आ जाओ, ये पूर्ण न्यायालय होते हैं और ये कोई न्यायालय नहीं होता। ध्यान से समझना, जब कोई बिल्डिंग किसी विशेष कार्य के लिए नहीं बनी होती परंतु उसमें वो आयोजन किया जाता है, जैसे गांव ले लो, गांव में प्राथमिक विद्यालय होते हैं, तो उनमें से किसी की दीदी या मामा के बेटे या कोई गांव में रहता हो, शादी हुई होगी, तो बारात कर जाए भाड़ में, शाम को प्राथमिक विद्यालय खाली हो जाता है, वहीं गुरुजी से कह दिया जाता है, होता है। अब चेंज हो गया, अब नहीं होता ना? अरे तो बिल्कुल मना कर रखा है, क्योंकि सुबह तुम जो रायता फैला के जाते हो, ठीक है, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो यूज ऑफ अल्कोहल करते हैं, बोतलें निकल रही, हाँ, पान खा खा के दीवारें, मसाला खा खा के, उस पर वो डिजाइनर है, वो दीवार पे अपनी कला दिखाते हैं। तो बेटा इन चीजों के चलते स्कूल की बिल्डिंग खराब हो गई, लेकिन वो जो स्कूल है, क्या तुम उस स्कूल को बारात घर बोल सकते हो? वो तो आधा बारात घर बनता है। तो ये शब्द याद रखना बेटा, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को न्यायालय बोला जाता है, लेकिन संसद में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चलती है, तो थोड़े समय के लिए संसद किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बेटा यहाँ से यहाँ तक को बड़ा प्यार से बीच में बोला जाता है क्वासी जुडिशियल, बोला जाता है अर्ध न्यायिक। अब मत बोलना कभी, ठीक है? क्योंकि पार्लियामेंट, संसद में राष्ट्रपति को हटाने के दौरान जो संसद है उसको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला जा सकता है, अर्ध न्यायालय या अर्ध न्यायिक व्यवस्था भी बोला जा सकता है। समझ गए? क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग हटाते समय संसद का कौन सा कार्य होता है? तो सर संसद न्यायिक कार्य कर रही होती है, क्वासी जुडिशियल काम कर रही है। क्वासी का मतलब आधा। कोई दिक्कत? ऐसे आपने देखे होंगे एक और न्यायालय का कंसेप्ट आ गया है, आ जाओ, क्वासी कोर्ट्स भी आ गए हैं। क्वासी सर कोर्ट्स कौन से होते हैं? तो जिन्हें ट्राइब्यूनल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम न्यायाधिकरण। ट्राइब्यूनल मतलब ये बिल्डिंग हो गई, यहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति को जज बना दिया, 2 वकील बना दिए, एक कंपनी ने फैसला ले लिया, इसे भी क्वासी जुडिशियल बोलते हैं। ये समझ गए एग्जाम्पल? बढ़े आगे? कोई डाउट यहाँ तक? चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है, और रिवाइज करने के लिए 2 पुस्तकें ले लें। पहली कक्षा 11 एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और उसके अलावा आप ज्यादा अमीर है तो लक्ष्मीकांत।
ठीक है, दोनों आपके उपलब्धता में, एक 100 रुपए के अंदर आ जाएगी, एक 300 रुपए के बाद आएगी। अब की बार 300 का, 400 तो ना सही, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, अब लक्ष्मीकांत में अगर किसी ने लक्ष्मीकांत ले ली है तो बेटा चुपचाप से जाके इनका रिवीजन लक्ष्मीकांत पे कर लेना, वरना कक्षा 11 की एनसीईआरटी में एफआर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, राष्ट्रपति हमने पूरा कर लिया, उपराष्ट्रपति पूरा कर लिया, आज हम लोग पीएम पूरा करेंगे। तो ये जो चैप्टर होते जा रहे हैं लक्ष्मीकांत की किताब में इनके एमसीक्यू भी हैं, और अगर तुम्हारे पास कोई भी बुक नहीं है तो तुम्हारे पास में, ये तो मैं मान ही नहीं सकता, मोबाइल ना हो, मोबाइल पे गूगल पे सर्च कर लेना एमसीक्यू और इन्हीं टॉपिक्स के लगाते जाओ, समझ गए। अगर एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो विश्वास रखना, मैं फिर वही कह रहा हूँ, शादी हुई और बीवी दिख रही सीधे 50 साल के बाद, तो भैया तुम ही कहोगे बहन जी हमारी बीवी नहीं है, समझ गए। तो याद रखना, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो फिर प्रैक्टिस करते रहना। चलो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम डालो प्रधानमंत्री, पहले देखेंगे प्रधानमंत्री को, ऐसे थोड़ी काम चलता है। ये रोज देखते हो, ऐसे कह रहे हैं इनके बगल में रहते हो, हाँ ऐसे इंटरनेट पे तो मैं ऐसी वेबसाइटें भी देख लेता हूँ जो प्रतिबंध है। हाँ टीवी पे बेटा तुम्हारी शादी कराई जाए तो टीवी पे ही देखेगा, मोबाइल पे भी देख लो। हाँ हाँ कुछ नहीं, वो उस वीडियो को चाहे उसको ओपन करके उसमें अनुमति दे सकते हैं, बिल्कुल चाहे वो भी पेंडिंग, ऐसा करा था ज्ञानी जेल सिंह, डोमेस्टिक वायलेंस, डाकघर और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने, इन 3 लोगों ने 3 बार प्रैक्टिस करा, ठीक है। सवाल ये है, अब देखना काबिल बच्चों के उत्तर आएंगे, सिर्फ काबिल बच्चों के उत्तर, ठीक है। काबिल बच्चे देखें क्लास में कौन से। सर नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री कब बने? 2014 में। दूसरी बार कब बने? तीसरी बार कब बने? तो सर जब ये 2014 में बने थे तब ये देश के 14वें प्रधानमंत्री थे। अब कौन से हो गए होंगे? वेरी गुड। इसका मतलब बच्चों तुम सही ठीक ठाक बॉर्नवीटा पी रहे हो, क्योंकि बेटा आदमी तो वही है, याद रखना। राष्ट्रपति कौन से है? 15वीं, याद रखना, क्योंकि भैया वो चेंज हुई है, लेकिन अगर ये फिर से बन गए 2027 में तब भी ये 14 में रहेंगे। अगर और चल गए तो वैलिडिटी इंसान की कमी होती है, तो ये ध्यान रखना। इस बात में कंफ्यूज मत होना, कहीं कल को सोचो कि सर बने तीसरी बार है तो ये 16 में कहलाएंगे। बेटा आदमी तो वही है, मकान 3 मंजिला बन रहा है लेकिन जमीन तो वही है ना, बात समझो। तो भैया बाबा साहब के बड़े नेक विचार थे देश के प्रधानमंत्री को लेके। चलो सीधे बाबा साहब के शब्दों में बात करते हैं, ठीक है। कौन कह रहा मेलोडी? ठीक है, चलो मेलोडी नहीं मेलोनी है ये। कहाँ की प्रधानमंत्री जरा यही बता दो, देखें इतना अपडेटेड हो तुम लोग। इटली, इटली की इटली। चलो हाँ, तुम लोग ऐसा मतलब मीम्स देखते रहते हो, ठीक है। अभी ऋषि सुनक की हरकत अच्छी नहीं थी, सही समझ गया हो। चलो बेटा समझिए ध्यान से। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री को तुम किसी से भी कंपेयर मत करो। अगर तुम्हें तुलनात्मक अध्ययन करना है तो तुम करो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति से, क्योंकि बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री दिखने में तुम्हें जरूर लगता होगा कि अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति से क्या टक्कर लेगा, लेकिन पावर के मामले में इनके समकक्षी है। याद रखना, अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों होते हैं। किस चीज के हेड होते हैं? सर राज्य के भी होते हैं, सरकार के भी होते हैं। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ये किसके हेड होते हैं? सिर्फ हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के। हमारे यहाँ राज्य का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री जी को इतने सारे फंक्शन फीचर दिए गए हैं कि कुछ पूछिए मत। ऐसी कोई नियुक्ति नहीं जिसमें ये होंगे नहीं, ऐसी कोई सलाह नहीं जिसमें ये होंगे नहीं। एक बार राष्ट्रपति जी पद पर आने के बाद बिना इनकी सलाह के कोई भी काम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री एक एमपी को ही बनाते हैं। आ जाओ बेटा, बैठो जल्दी। ये लो जरा एक बार लिस्ट देख लो। आसान उत्तर है लेकिन तुम्हें बता दे रहा हूँ, हो सकता है तुम ये भी गलत कर दो, बनने जाना है। बेटा जहां तक है मुंह से बैठते हैं, यही पता चला कल मुझे। बैठ जाओ, बोल बोल बैठो जल्दी। ऑनलाइन कैसे? चलिए सीट तो भी है बची हुई, क्या हुआ बेटा? सीट नहीं मिल रही? रिक्शे वाले को देने के लिए दे दो भाई, कोई हेल्प करो इसमें। क्या जब से ऑनलाइन हुआ ये दिक्कत मेरे साथ भी हो जाती है। 10 रुपए कैश नहीं है,
और ये लोग यहाँ पर गांधी जयंती मनाएंगे। चलो तो भैया मदद करो, बहन की अपनी चलो ये लो, चलो भैया देख लो, ठीक है जाइए जल्दी जाइए जल्दी, ठीक है बेटा। मॉरल ऑफ द स्टोरी नोट रखो, वरना आरबीआई क्यों ही छापती है ना। चलो ये देखो, ये है लिस्ट, इसमें सबसे विवादित लोगों को, असल में बात ही यही है कि जब तक कोई प्रधानमंत्री विवादित ना हो, प्रधानमंत्री कार्यभार का, ठीक। तो बेटा ये तो सबको पता ही है, नेहरू जी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, देश का सबसे पहला विदेश मंत्री कौन था, तो वो भी याद रखना, नेहरू जी ही थे देश के सबसे पहले विदेश मंत्री। अब अगर आप पढ़ेंगे प्रस्तावना, तो प्रस्तावना लाने के पीछे आइडिया किसका था, वो भी इन्हीं का था, ठीक है। भले हमने प्रस्तावना को किसी और देश से उठाया हो, बट सबसे पहले यही लेके आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बहुत कम लोग जानते होंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी को इसलिए जानते हो क्योंकि सभी को पता है कि ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जो अपने देश में नहीं मरे, विदेश में जाकर के। अभी तक इनकी मौत की जो गुत्थी है वो नहीं सुलझी। वापस से गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। उसके बाद ये आती है इंदिरा गांधी जी, इनको कौन नहीं जानता। इंदिरा गांधी जी देश में आपातकाल लगाई और इनकी जो है वो हत्या कर दी गई, सभी को पता है। देश में आपने पढ़ा होगा, जब सर ने पढ़ाया होगा हिस्ट्री में, ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ा था, अकाल तख्त वगैरह और सब पन्नू तक ले गए होंगे, ये सारी चीजें पढ़ाई होंगी। गुड, खालिस्तानी मूवमेंट, वेरी गुड बेटा। उसके बाद याद रखिएगा, मोरारजी देसाई जो थे वो बिल्कुल इनके एंटी वाले थे, बिल्कुल एंटी, यानी बिल्कुल नहीं बनती थी। ये जानी जाती है मिनी संविधान, 42वां संविधान संशोधन के लिए, ये जाने जाते हैं इसको खत्म करने के लिए, मतलब इसको नलीफाई करने के लिए, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये इन दोनों की बड़ी बड़ी उपलब्धि है। फिर इधर आ जाओ, बैठ जाए। उसके बाद वापस से कौन आ जाते हैं, चरण सिंह, बैठे पीछे, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी आ जाती है। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के पश्चात 84-31 अक्टूबर में कौन आ जाते हैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी जी का भी सबको पता है कि असैसिनेशन होता है, ठीक है बेटा, जल्दी बैठो, ठीक है। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आ जाते हैं, जिसे बीपी सिंह की सरकार बोली जाती है। और हो सकता है कि आपके घर में कोई ना कोई बड़े भैया वगैरह बीपी सिंह के टाइम, कोई 92-93 के ऑनवर्ड्स में, ठीक है, हाँ 89-90 के ऑनवर्ड्स में हाई स्कूल इंटर कराओ तो बताते हैं कि बहुत कम रिजल्ट आता था इनकी गवर्नमेंट के टाइम, ठीक है। फिर चंद्रशेखर जी आ जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट व्यक्ति, क्यों, क्योंकि इन्होंने संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन, पंचायतों को संविधान के अंदर डालने वाले, म्युनिसिपैलिटी को लाने वाले ये व्यक्ति थे। और पीवी नरसिम्हा राव बड़ा ग्रेट व्यक्ति थे, सच में पीएम कहलाने लायक थे। उसके बाद ये देख लीजिए, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इनमें से कुछ ऐसे नाम होंगे जो आपने शायद ना देखे हो। इसके बाद में ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको कौन नहीं जानता। 86वां संविधान संशोधन 2002 और पेंशन खत्म करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने देश में सफल न्यूक्लियर परीक्षण किया था। आज जो परमाणु संपन्न है ना, तो पोखरण के अंदर जो 2 करे गए थे, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था, वो चलाया गया था। इन्होंने तो चलाया था ऑपरेशन मिशन शक्ति, ये ध्यान। फिर देवगौड़ा साहब आए, ये चर्चा में है, अभी भी चर्चा में, क्यों, क्योंकि बेटा इनके घर में एक घटिया बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम है प्रज्वल रेपन्ना, ठीक, जो भी हो रेपन्ना। बेटा इनके पोते पे आरोप लगा है कि उसने 3, अब उसकी जो वीडियो निकल गए हैं उनके अनुसार तो 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले हैं। असल में हुआ ये भी, चुनाव का टाइम चल रहा था तो किसी ने एक पेन ड्राइव रोडवेज की बस में और लोगों को बांट दी। उस पेन ड्राइव में निकला इनके पोते का अल्टीमेट खजाना, जिसमें इनका जो पोता पाया गया है वो मॉलेस्टेशन करता हुआ पाया गया है। तो इनके जो बेटे हैं अभी फरार है, वो ऐसा भागा विदेश की आया ही नहीं। फिर मुझे आगे, मैं भी इसको फॉलो नहीं कर रहा केस को, क्योंकि घटिया केस फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसे बड़े राजनेता के पोते या बेटे होने का समझ ही सकते हो आप, इनका नाम मिट्टी में मिला दिया। गुड। उसके बाद आई के गुजरात आए, साइंटिफिक टाइप के थे, अच्छे व्यक्ति थे। दोबारा वाजपेयी जी आए, मनमोहन सिंह जी आए, इनकी बहुत मजाक उड़ाई। लेकिन बेटा याद रखना, मनमोहन सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जिनके कार्यकाल के दौरान नहीं, मनमोहन सिंह जी इनके कार्यकाल के दौरान देश में लेके आए थे एलपीजी। ये ध्यान रखना, जब मनमोहन सिंह वित्तीय मंत्री थे, ध्यान देना, ध्यान, बैठ जाओ। जब मनमोहन सिंह वित्तीय मंत्री थे और देश के अंदर प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, तो देश में आर्थिक संकट आ गया था।
तो इन्होंने अपनी एडवाइस दी थी कि देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण लेके आओ। इसे एलपीजी सिलेंडर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ, कहीं घर जाके कहो मम्मी सिलेंडर लाने वाले मनमोहन सिंह, बेटा मम्मी थप्पड़ मार देंगी कहीं, इतना तो मुझे ही पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से उभारने वाले मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो थे देश में वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में, ये लेकर के आए थे बाहर देश में जब आर्थिक संकट आया था। और बेटा अग्रिम स्वर्णिम इतिहास लाने वाले ये हैं क्योंकि ये जाने जाते हैं 370 के संवैधानिक अनुच्छेद में बदलाव के लिए, ये जाने जाते हैं बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर जो कि पूर्व में ही उपस्थित था उसको वापस से पुनरुत्थान के लिए, ये जाने जाते हैं कई सारे ऐसे लॉज के लिए, यूटी बना दिए। और इसके अलावा इनके टाइम टेन्योर पे ही पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल। ट्रिपल तलाक बिल का मतलब तलाकुल सुन्नत तलाकुल बिद्दत होते हैं, जिसमें तलाकुल बिद्दत को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर मुझे दो लगते हैं, एक तो सबसे ज्यादा ये मेरी फेवरेट, और एक सबसे ज्यादा जो अभी देश के फेवरेट चलिए क्या ही थे। तो आप बहुत से टीचर्स मैंने देखे हैं इंटरनेट पे पूरी स्टोरी सुनाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री सेब खाते थे, 1 रुपए वाला कपड़ा पहनते थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे। क्या यूपीएससी में कोई प्रश्न आया है कि लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तिगत जीवन का चित्रण कीजिए? जिस दिन आ जाएगा मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। इसीलिए उनके यूट्यूब चैनल पे लाइक तो आते हैं लेकिन वो किसी के जीवन का लाइक नहीं फॉलो करवा पाते हैं, क्यों? सिलेक्शन ही नहीं दे पाते हैं। तो इनकी स्टोरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, बस जान जाओ क्या क्या काम करे थे। चलो भैया, ये रहे देश के हमारे कौन? प्रधानमंत्री। कहाँ है इनका ऑफिस? दिल्ली में। चलो भैया, अब सर ये आर्टिकल 53-74 ऐसे क्या? चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ बड़ा अच्छे से अपने तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डालो, यहाँ पर लिखो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया लिखो। सर आपने पीएमओ क्यों लिखवाया? बेटा बताता हूँ, लिखो। और इनसे संबंधित आर्टिकल के नाम डाल लो, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। ये दोनों आर्टिकल पूर्ण रूप से इन्हीं के लिए समर्पित है। ठीक है, लिखो। सबसे पहला पॉइंट ये है सर, देश में प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बेटा भारत में चलता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देश में लोकतंत्र है जिसमें हमने विभिन्न शक्तियों का वर्गीकरण कर रखा है। ठीक है, और सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए, सर प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका है या विधायिका है? बताओ बेटा। दोनों इसलिए है क्योंकि वो पीएम बनते हैं, लेकिन पीएम बनने से साथ साथ में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। कहां से है? वाराणसी से। ठीक है, ये ध्यान रखना, वाराणसी से, वही बनारस से। क्या है? सांसद भी है। तो जो सांसद होते हैं वो कौन होते हैं? वो विधायिका कहलाते हैं और उनका काम है विधि बनाना, यानी ये डबल रोल। सर अगर कभी देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो सर ये भी खत्म हो जाएगा। गोल्डन क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर कोई मंत्री अपने मंत्री पद से इस्तीफा देता है तो हमेशा वो इस पद से नहीं जाएगा, इस पद पे बना रहेगा। उदाहरण दूं, देश की निर्मला सीतारमण को आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो उन्हें कोई और पद दे दें या उन्हें पद से वापस ले लें, लेकिन वो क्या बनी रहेंगी? वो जहां से लड़के चुनाव जीत के आई है वहां की सांसद बनी रहेंगी। ऐसा होता है जब रेलवे ट्रैक डीरेल हो जाती है, पटरी से उतर जाती है, तो याद रखना कई बार रेल मंत्री इस्तीफा दे देता है। इसका ये मतलब नहीं है वो संसद में दिखेगा नहीं, उसने उस पद से छुट्टी ले ली है, परंतु जो लोगों द्वारा जीत के आया है पद, उस पद पे बना। समझ गए? तो देश का प्रधानमंत्री याद रखिएगा। चलो अब लिखो आर्टिकल 74, और आर्टिकल 74 में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, वो याद रखना। आर्टिकल 74 पहले एक ही बात कहता था कि सलाह दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को। किसके द्वारा दी जाएगी? तो बेटा दी जाएगी प्रधानमंत्री एवं उनके केंद्रीय मंत्री परिषद से। इतनी बात याद आ रही? मैंने आपको अच्छे से बताई थी राष्ट्रपति पढ़ाते समय कि राष्ट्रपति जो है माना जाता है कि वो सारे फैसले प्रधानमंत्री के कहने पे लेते हैं। लेकिन अभी कहीं भी आपको कोई बाध्यकारी शब्द नहीं दिख रहा होगा, मैंने नहीं लिखा। बेटा इस बाध्यकारी शब्द को डालने के पीछे जो हरकत करी गई थी, वो हरकत करी गई थी आदरणीय मैडम के द्वारा, जिनका नाम था लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को लगा ये राष्ट्रपति मेरी सलाह ना माने तो, मेरी मदद ना करे तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। भाई सोच के देखो, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति राष्ट्रपति। तो मैडम ने क्या करा? मैडम ने 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में एक शब्द डाल दिया, बाध्यकारी। और तब से हमारे राष्ट्रपति जी बेचारे बाध्यकारी हो गए। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। कोई डाउट? ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74। आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा कि अनुच्छेद 74 के अंदर 2 संशोधन हुए, पहला इंदिरा गांधी ने, अब दूसरा और समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड।
हर चीज में इतनी बार रिपीट करूंगा इस बार क्लास में कि अगर तुमने क्लास में पढ़ा है तो तुम्हें याद आ जाएगी, और नहीं पढ़ा है तुमने तो कोई बात नहीं बेटा, रिश्ते बदलो, ठीक। उसके बाद किसकी एंट्री होती है? सर अभी आपने बताया कि मोरारजी देसाई जी आ जाते हैं। मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी से आंतरिक रूप से इतनी नफरत थी, वो कहते थे इंदिरा जो करेगी मैं उसका उल्टा करूंगा, अगर इंदिरा सीधे तवे पर रोटी खाएगी तो मैं तवा उल्टा रख दूंगा। समझ गए बात? तो जब इंदिरा जी ने 42वां संविधान संशोधन करा तो इस बाध्यकारी शब्द को हटाने का प्रयास किसने करा? मोरारजी ने। लेकिन मोरारजी देसाई भी खुद देश के क्या बने थे? अब मुझे खुद बताओ, मेरे नाम पे संपत्ति आ रही है किसी व्यक्ति की और वो संपत्ति बहुत ज्यादा है, भले ही मैं कैसा भी व्यक्ति हूँ, अगर मेरे मन में लालच है तो उत्पन्न हो ही जाएगा कि एक नानी घर से संपत्ति मिल रही है, एक दादी घर से मिल रही है, दोनों संपत्ति ग्रहण कर लूं। तो ऐसे ही मोरारजी देसाई ने सोचा कि कुछ भी ना सही, इंदिरा जी एक चीज तो बढ़िया कर दें। अगर राष्ट्रपति ने मुझसे भी पलटी मान ली, मैंने कह दिया देश से गरीबी हटाओ, राष्ट्रपति ने कह दिया चलो भागो यहाँ से, गरीबी हटाओ, कौन हो तुम, सलाह दे रहे हो, बाध्यकारी थोड़ी। तो इंदिरा जी का ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगा और मोरारजी देसाई ने बेटा इस बाध्यकारी शब्द को हटाया नहीं, उन्होंने ये बाध्यकारी जो शब्द है इसको यथावत रहने दिया, परंतु एक शब्द जोड़ दिया 44वें संविधान संशोधन के जरिए जिसका नाम है पुनर्विचार या पुनः विचार, ठीक। उन्होंने रिकंसीडरेशन शब्द जोड़ दिया कि अब राष्ट्रपति के पास एक बार कागज पहुंचेगा, एक बार सलाह पहुंचेगी, राष्ट्रपति अगर उस सलाह पे अमल नहीं भी कर रहा है, नहीं भी मान रहा है, तब भी बेटा वापस कर दो, माननी हमारी होगी, हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी बात हमें ही पसंद आ जाए, हमारे फायदे की हो। तो बेटा मोरारजी देसाई ने भी अपना फायदा देखा, लालच बुरी बला है, यहाँ पता चलता है। समझ गए? तो ये आ गया समझ में। तो अब आप आर्टिकल 74 के आगे ये लिख सकते हो, इस तरीके से पॉइंट बना लीजिएगा कि आर्टिकल 74 कहता है कि भैया सहायता प्लस सलाह, और आपके पास में जो भी पेन है उससे सर्किल करके लिख लेना 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके आगे लिख लो शब्द जोड़ा बाध्यकारी, ठीक है, बाध्यकारी। अभी से और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद लिखो 44वां 42nd संविधान संशोधन 1978, यहाँ पे लिखो पुनः विचार। इंग्लिश वाले अगर तुम लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, यहाँ पर बाध्यकारी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बताओ? वेरी गुड। क्या बोला सनी? कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हो, ऑब्लिगेटरी, लो भैया ऑब्लिगेटरी सही बोला तुमने, ठीक है, मैंडेटरी भी बोल सकते हो। और बताओ, और सबसे जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो किसी ने नहीं बोला, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग, जो संविधान में लिखा है, ठीक है। और पुनः विचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिख लेना, अंग्रेजी के कई वर्ड है। पुनः विचार को कहते हैं रिकंसीडरेशन, ये लिख लो, ये सारे संविधान के शब्द हैं। अगर कोई आपसे कहे कि प्रश्न के अंदर ना सिर्फ कुंजी शब्द डाले जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखना मैं सिर्फ कुंजी शब्द ही बोर्ड पे लिखता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आंसर में ये दिखते हैं, मैं कॉपी चेक करने बैठा और मैंने ये देखा हर जगह एक ही बात लिखी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, आंसर काट दूंगा। लेकिन आर्टिकल 74 के आगे सहायता और सलाह शब्द आ गया, 42वां संविधान संशोधन आ गया, बाध्यकारी शब्द आ गया, तो मैं उस वर्ड को चेक करके आगे निकल जाऊंगा कि बच्चे ने शब्द डाले हैं। इसी को बोलते हैं असेंशियल या कीवर्ड। बात आगे समझ में? टॉपर के में यही अंडरलाइन होते हैं, यही शब्द कूट कूट के भरे होते हैं। हर टॉपर कोशिश करता है कि फालतू बात ना लिखो। हाँ, अब तो बिल्कुल भी आ गए हाथ में इंग्लिश में, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये तो बात जो कहता है वो 74 का एक कहता है, ये लिख लिया फ्लो चार्ट। अब तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक दिन बन गई शायरा देश की, कौन? डिफेंस मिनिस्टर बना लेते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर मतलब वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? हाँ, आदरणीय राजनाथ सिंह बोल दो भैया, इज्जत कमाई है उनने, लखनऊ से कहां पहुंच गए। कौन है भैया? ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से समझना, एक दिन ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी जाते हैं किसके पास? देश के प्रधानमंत्री के पास, और कहते हैं सर हमें टिप मिली है, टिप। सर ये टिप कौन देता है? ये टिप छोटे मोटे लोग नहीं देते, ये टिप देते हैं भारत की जांच एजेंसी। ध्यान से समझना, क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मजा आ जाए। तो जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर गए पीएम के पास, बोले सर मुझे पक्की खबर मिली है, दिखा दूंगा, मुझे पक्की खबर मिली है, हमारे देश के बगल में ना एक घटिया बाहियात देश बैठा हुआ है। तो इन्होंने कहा कौन सा देश है? मीम चलेगा, चलो कोई नहीं, एक फोटो दिखाने के चक्कर में इतने हमारे बनाए हुए मीम चले जाते। दोबारा समझाऊं मीम? हाँ ये देखो, इस समय ये भी पता चल जाएगा ना तुम्हें, घटिया पाकिस्तान के घटिया पीएम कौन है इस समय? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के, हाँ वो कहीं पोते,
नवाज शरीफ और 2-4 साल बड़ा ही निकलेगा इससे, पोते पे है। चलो देखो समझना बात को। शहबाज शरीफ जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास में शायरा जाती है। शायरा कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। और ये जाकर के कहती है सर मुझे जानकारी मिल गई है, ध्यान से समझना, मुझे जानकारी मिली है कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसने प्लान करा है कि भैया वो दिल्ली पर अटैक करना चाहता है। ध्यान से समझना इस बात को। तो ये बात इन्होंने जाके पीएम से कह दी। अब पीएम ने जाके ये बात राष्ट्रपति को सलाह दी कि मैडम राष्ट्रपति मुझे 101% पता चला है कि पाकिस्तान अटैक करना चाहता है, एक काम करो आज ही देश में आपातकाल घोषित कर दो कि हमारे ऊपर बाहरी अटैक होने के, बाहरी आक्रमण होने के चांस है और आज से देश में लगा दो आपातकाल। बेटा ध्यान से समझना, इन्होंने कहने पर ऐसा कर दिया, लेकिन अफसोस की बात ये हुई कि देश पर जो हमला था वो टल गया। तो फिर जाहिर सी बात है जब हमला टल गया तो लोगों ने निंदा करना शुरू करी, लेकिन लोगों ने निंदा करना शुरू करी तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करने लगे। अब ऐसे में एक्टिव हो जाता है अनुच्छेद 74 का 2 जो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की कोई भी सलाह यदि राष्ट्रपति को दी जाती है तो वो कभी भी किसी कोर्ट में नहीं ले जाई जा सकती। बात आई समझ में या नहीं? प्रधानमंत्री की दी हुई कोई भी सलाह तुम सोचो कि सुप्रीम कोर्ट ले जाए, प्रधानमंत्री ने कैसे सलाह दे दी? अब जैसे इंदिरा गांधी जी थी, उन्हें क्या कोर्ट लेगा इस बात के लिए कि तुमने आपातकाल घोषित करवाया, राष्ट्रपति से गलत करवाया? कभी सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसलिए नहीं जा सकता था कि राष्ट्रपति को दी हुई प्रधानमंत्री की सलाह अनुच्छेद 74 के उप अनुच्छेद 2 के तहत बाध्यकारी है, लेकिन परंतु न्यायालय में ले जाई नहीं जा सकती। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ये लो, ये पढ़ो, पढ़ो जल्दी। 74 का 2 क्या कहता है? जल्दी पढ़ो कोई। ये बहुत जरूरी है जानना, सवाल इसी का बनेगा, ठीक है क्या? क्योंकि आपके दिमाग में भी तो आ रहा होगा ना, प्रधानमंत्री की दी हुई सलाह न्यायालय में चैलेंज करें कि नहीं? नहीं कर सकते कोई भी, कभी भी। सुप्रीम कोर्ट खुद से नहीं बेटा, बार्ड क्या लिखा है? यह प्रश्न की क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद में मंत्री का प्रमुख होता है, ठीक? और यदि हाँ तो क्या कि जांच किसी भी अदालत में नहीं की जाएगी, कभी भी नहीं की जाएगी, विच इज कॉल्ड आर्टिकल 74 का 2। कोई डाउट? चलो भैया अब लिखो आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 क्लियर हो गया? आर्टिकल 74 का पहला वाला क्या कहता है? सर यही बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे। 74(2) सीधी सीधी बात कहता है कि राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी न्यायालय में नहीं ले जा सकती। सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल, हेग में नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? चलो भाई अगला आर्टिकल डालो 75 और 75 के आगे लिखो सबसे पहले हेडिंग डालो, ठीक है? 75(1), 75(2), 75(3 ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है और 75(1) के आगे तुम्हें बताना है क्या लिखना है? 75(2), 75(3। बताओ 75(1) क्या होता है? सर 75 का 1 ही तो ये बात कहता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति, भैया ध्यान से समझना, किसकी नियुक्ति करेंगे? प्रधानमंत्री की। फिर तुरंत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। कुछ याद आ रहा है ऐसा पढ़ा हुआ? कुछ याद आ रहा है ऐसा पढ़ा हुआ? बोलो हाँ। फिर से मेरी लाइन समझना, 75 का 1 राष्ट्रपति का वर्णन करता है, पूरा ध्यान देना, दिख रहा ना? ठीक। 75 का 1 कहता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु तुरंत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। सर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? कैसी फालतू की बातें कर रहे हो सर? प्रधानमंत्री तो चुनाव जीत के आता है बेटा, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं कहलाता है। उस समय प्रधानमंत्री ने, अगर नरेंद्र मोदी कहीं चुनाव लड़ते हैं तो वो जतिन प्रसाद जो इस समय भारत के एमपी हैं, दोनों बराबर लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एमपी कौन है? नरेंद्र मोदी भी। एमपी कौन है? जतिन प्रसाद। अब अगर जतिन प्रसाद जी को पीएम बनाना चाहे, बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते थे। लोकसभा के अंदर कोई भी एक चेहरा जो बड़ा पॉपुलर होता है, जिसकी छवि चाहे उसे उठा के बना दो पीएम। राहुल गांधी जी का नाम इतना उड़ा था, वो पीएम का चुनाव थोड़ी ना लड़ रहे थे, वो चुनाव लड़ रहे थे एक अपनी रायबरेली की सीट से, एक वाइटनार की सीट से, किसका? सांसदी का चुनाव। अगर वो जीत जाते तो पार्टी चाहती तो उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा देती। अब कैसे आगे बढ़ाती है? चलो प्रैक्टिकल समझते हैं। आज तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव आखिरकार होता है कि क्या होता है। समझना ध्यान से। अभी तुमने थोड़े दिन पहले
अखबार पढ़ा हो तो तुमने देखा हो कि अखबार के अंदर एक खबर आई कि राष्ट्रपति, ध्यान से समझना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 17वीं लोकसभा को खत्म कर रहे हैं। और अभी एक खबर और भी तुमने सुनी होगी बीच में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया अपना इस्तीफा। तब तुम्हें लग रहा होगा देखा नीतीश सरकार और नायडू सरकार ने मिलकर प्रधानमंत्री बदल दिया। बेटा हर 5 साल में जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे दोबारा से उन्हीं की सरकार बने, सबको इस्तीफा देना ही देना पड़ता है, क्योंकि जो लोकसभा होती है इसकी एक लाइन होती है। सही है? अब वापस से समझना सर, पहले तो हमें लोकसभा ही समझा दो क्या होती है। चलो ऊपर लिखो पार्लियामेंट, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझना, अगले 15 मिनट ध्यान दे लो, उसके बाद आगे का लेक्चर तुम्हें मक्खन जैसा लगे तो समझने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर सर 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? वेरी गुड, राज्यसभा, लोकसभा से पहले राष्ट्रपति लिख लो, चाहे ये लिख लो। बेटा याद रखना ये जो राज्यसभा होती है इसमें आप डायरेक्टली वोट नहीं देते, इसमें कौन वोट देता है सर? हमारे एमपी एमएलए। सर इनको भी कौन वोट देता है? एमपी एमएलए। और ये सर जो एमपी होते हैं वो डबल होते हैं, राज्यसभा में भी बैठते हैं और एमपी कहाँ बैठते हैं? लोकसभा। एमपी का मतलब सांसद लिख लेना उसके आगे। ये सांसद कौन होते हैं? तो पीलीभीत के अंदर 2 बड़े नेता हैं, एक संजय भैया जो कि क्या है? विधायक। विधायकों को अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? दूसरे नंबर पे सांसद आते हैं जिन्हें एमपी कहते हैं। बेटा ये तो हो गया केंद्र का स्ट्रक्चर, केंद्र का, यानी ये सब लोग मिलके पूरा भारत चलाते हैं। लेकिन ये रहा तुम्हारा छोटा सा उत्तर प्रदेश, ये रहा तुम्हारा छोटा सा बिहार। तो बेटा जो संजय भैया है ना, संजय भैया, वो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से एक विधायक जो चुनाव लड़के जीत के आए। जब किसी राज्य का यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड का कोई व्यक्ति वहां के चुनाव जीतता है तो बेटा मीरा उसे कहते हैं एमएलए। क्या कहते हैं? बिहार के जो नीतीश हैं वो बिहार से चुनाव जीतेंगे तो एमएलए बनेंगे कि एमपी? एमएलए। संजय भैया कौन है? एमएलए कि एमपी? विधायक। विधायक मतलब एमएलए। तो बेटा ध्यान से समझना, हमें अलग अलग राज्यों से कौन मिल जाते हैं सर? एमएलए तो मिलते ही मिलते हैं, एमपी भी वहीं कहीं से खड़े होते हैं। समझना बात, लोकसभा के अंदर सिर्फ एमपी बैठते हैं। कौन बैठते हैं? सिर्फ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सीटें अधिकतम कितनी हो सकती हैं? अब 550, पहले 552, 2 खत्म कर दी जिसमें एंग्लो भारतीय होते थे। राज्यसभा की सर सीटें कितनी होती हैं अधिकतम? 250। समझ गए? ये हर राज्य की सीटें अलग अलग होती हैं। ये जब हम संसद पढ़ेंगे, या शायद कल से शुरू करेंगे, तो तुम्हें ये और डीप लेके जाऊंगा, तब दिखाऊंगा। अभी आप रफली समझ लो, प्रधानमंत्री समझने से पहले, कि ये जो लोकसभा होती है, ऐसे याद कर लो कि लोग, तो बेटा यहाँ पर हम और आप सीधे प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करते हैं। और ये जो 550 लोग हैं, इन्हीं में से एक है जतिन प्रसाद जी, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, और इन्हीं में से एक है चंद्रशेखर रावत जो नगीना से जीते हैं, ठीक है, जय भीम आर्मी के सपोर्टर। वो सब के सब यहीं से जीते हैं। ये जो सीटें होती है 550, इनको बेटा पूरे भारत में बांट दिया जाता है। अगर ये पूरा भारत है हमारा, ठीक है, तो ये पूरे भारत में 550 सीटें बची हैं, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। समझ गए? तो भारत के अलग अलग हिस्सों से कौन चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य। लेकिन इसमें एक छूट है। छूट ये है कि नरेंद्र मोदी जी यूपी से चुनाव लड़े तो लड़े, वरना गुजरात से लड़े। राहुल गांधी चाहे तो केरला से चुनाव लड़े तो लड़े, नहीं तो यूपी से लड़े। और तो और एक व्यक्ति 2 जगहों से भी चुनाव लड़ लेता है, जो कि गलत है, इससे सीट खराब होती है। अभी यही हुआ, राहुल गांधी जी ने 2 जगह से सीट लड़ ली, दोनों जगह अच्छे मत से जीत गए। अब एक जगह उन्हें भाई ऐसी बात है, एक ही जगह के तो रहो, क्योंकि भारत में एक प्रतिनिधि ही होता है एक किसी भी जगह का, ठीक है, ये ध्यान। बिल्कुल सही। अब खैर इस बात को आइए दोबारा समझते हैं। तो याद रखिएगा कि संसद के अंदर बेटा ध्यान से देखना, राष्ट्रपति का चुनाव तुम्हें मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें तो ये लोकसभा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहीं पर सरकार बनती है। और जब सरकार बनती भी है तो सरकार गिरती भी है, इसीलिए बेटा लोकसभा को बोला जाता है अस्थायी सदन। ये जो अस्थायी सदन है बेटा ध्यान रखना, ये सदन हर कितने साल में गिर जाता है? और जो राज्यसभा होता है इसे क्या बोलते हैं? स्थायी सदन, क्योंकि ये 5 साल में नहीं गिरता सर, इसके 1/3 प्रति 2 वर्ष में रिटायर होके ऐसे चक्कर घूमता रहता है। समझ गए? ये परमानेंट हाउस है, ये इसकी तरह नहीं है। इसमें कौन चुन के आता है? इसमें सीधे तौर पे चुन के आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इतनी बात आगे समझ। अब ध्यान देना,
आपने देखा 17वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है। एक दिन अखबार में एक खबर निकली कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा कब हो जाएगा? 16 जून को। इसका कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। और ये नियम है कि जब तक इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है उससे पहले चुनाव करके नई सरकार बनानी पड़ेगी। ठीक है, हमारे यहाँ लोकसभा तब से चल रही है, तो आपको पता है 1951 के चुनाव से लोकसभा जारी है। अभी तक कितनी लोकसभा हो चुकी है? 5-5 साल के अंतराल से, तो सर 17 लोकसभा पूरी हो चुकी है। अब कौन सी चल रही है? अब इस 18वीं लोकसभा से पहले तुम देखोगे कि जगह जगह चुनाव की चर्चा शुरू हो जाती है। कोई कहता है इस बार पीएम कौन बनेगा। आमतौर पर आपके पापा भी कह देते हैं कि ये पीएम का चुनाव है, कुछ कहते हैं ये पूरे भारत का चुनाव है, जो कि सही कहते हैं कि पूरे भारत का चुनाव यही होता है। ठीक, आप ध्यान से समझना। हाँ, होता क्या है इस चुनाव के लिए बेटा, सिर्फ लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? अधिकतम 575। ठीक है, कुछ सीटें विवादित हैं, कुछ सीटों पर किन्हीं कारणों से लोग नहीं खड़े हो पाते। तो इस बार कितनी सीटों पे चुनाव हुआ या अधिकतम कितने सदस्य? 553। मतलब सर ये जो 550 है, अगर कोई व्यक्ति जीतना चाहे तो इसका कितना लाना पड़ेगा? डिवाइड बाई 2 + 1, यानी कि 273 सीटें जो भी लेके आ जाएगा, मुझे क्या दिख जाएगा? बहुमत। और इस बहुमत से बन जाएगी उसकी सरकार। मेरी बात समझना, क्लास के 100 बच्चे हैं, अगर 51 बच्चे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन दे देंगे तो भैया जाहिर सी बात है वो सरकार बना लेगी, जीत जाएगी। ऐसे ही होता है कि लोकसभा में 550 सीटें, 550 सीटों का आधा करना है, जो 273 सीटें ले आएगा वो अपनी सरकार बना लेगा। अब समझना ध्यान से, होता क्या है 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव शुरू हो जाते हैं 19 अप्रैल से, जो कि कब तक चलते हैं? 1 जून से। बेटा ऐसे में यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्शन। ये इस बार इलेक्शन कितने फेजेस में हुए हैं? 7 चरण में। ये 7 चरण में चुनाव होते हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबको घोषित करना होता है प्री पोल अलायंस। सर हम समझे नहीं, मतलब चुनाव से पहले गठबंधन बना के तुम्हें मीडिया के सामने स्पेशली बताना पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद गठबंधन टूटते और बदलते नहीं है इतनी आसानी से। मेरी बात समझना, बीजेपी जो सरकार है करीब करीब 10 से 11 पार्टियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और बीजेपी ध्यान से समझना एनडीए बोला जाता है, यानी बीजेपी प्लस अदर्स। इसमें अकेली बीजेपी पार्टी और उसको अलग अलग दक्षिण भारत से या फिर आपके नॉर्थ भारत से छोटे छोटे दल उसके साथ आके जुड़े हुए, समझ गए? ऐसा ही एक दल है नायडू का, ऐसा ही एक दल है नीतीश का, तो ये लोग समर्थन देते हैं। बीजेपी अकेले अपने आप में एक पार्टी है, उसे अन्य राज्यों से अलग अलग छोटे छोटे सरकारों का समर्थन मिला है। बेटा इसी को बोलते हैं प्री पोल अलायंस। ठीक है, समझना बात, टेक्निकल है लेकिन आसान भी। प्री पोल अलायंस शब्द लिख लेना, ठीक है, यानी चुनाव से पूर्व गठबंधन। अब हुआ क्या कि बीजेपी को बोला गया एनडीए, क्योंकि इसमें बीजेपी अकेली नहीं है, बीजेपी के साथ बहुत से समर्थक हैं। और दूसरी सरकारें कौन सी हैं? यूपीए। वही आपने देखा होगा यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट दो ही बड़े स्तर की सरकारें हैं। इसके अंदर आपकी कांग्रेस आ जाती है, और इस बार तो वैसे भी अपना गठबंधन चलाया कांग्रेस ने, इंडिया नाम, पता है ना आपको। हुआ ये कि बेटा इस बार जो सीटें जीती गई, ध्यान से समझना, बीजेपी जो कि एनडीए सरकार का हिस्सा है उसने टोटल सीटें कितनी जीती? अदर की अगर बात करें आपके यूपीए गवर्नमेंट ने कितनी जो जीती? 234, ठीक है, और बाकी की बची कुची इसको आप टोटल कर लीजिए 425, और करीब करीब बाकी की जो लेफ्ट आउट सीटें होती हैं, मान के चलो 90 या 92 सीटें वो अदर ने जीती। अब ये अदर किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, चंद्रशेखर रावण जो है वो किसी टीम का हिस्सा नहीं है, उसकी अपनी ही एक पार्टी है, सभी को पता है, तो वो अदर में आ जाते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे क्लियर कट सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? हाँ, अब पूछो, सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? एनडीए या बीजेपी के पास है? तो मुबारक हो बेटा, जैसे ही चुनाव की खबर निकलने के बाद, खटखट मत करो, जैसे ही चुनाव की खबर निकलने के बाद एनडीए सरकार जीत गई, जो कि बीजेपी सरकार बनाती है मिलके, इनके पास सीटें आ गई 291, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, चाहिए कितनी थी? 273। जैसे ही बेटा ये चुनाव का घोषणा आ गया, तुम्हारे मम्मी पापा और तुम सब खुश हो गए, घर में पार्टी हो गई कि हाँ सर लोकसभा का चुनाव पूरा हुआ, सरकार आ गई। लेकिन तुम्हें अभी दुख की बात नहीं पता कि सिर्फ चुनाव जीतने से काम नहीं चलता। अगर चुनाव जीतने से सरकार बन जाती तो अखबार में 1 महीने तक, जब तक शपथ नहीं ले ली, रोज हवा चलती थी आज गिर रही है सरकार,
तोड़ देंगे नीतीश और नायडू गठबंधन। हाँ चल, हो सकता है, मैंने ये भी बोला कि बाद में गठबंधन हो भी सकता है, नहीं भी, ये डिपेंड करता है, क्योंकि फिर आ जाता है कानून एंटी डिफेक्शन, दल बदल का, वही बताएंगे। आप समझना बड़े ध्यान से। सर बीजेपी जीत गई, आसान भाषा में समझो, जो कि एनडीए था, जीत गई। अब क्या होगा, ये सब इकट्ठे होके जाएंगे संसद में, और नियम है कि संसद के पहले दिन कौन सभा को संबोधित करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन सभी 273 प्लस लोगों को, अब तो 291 हो गए ना ये, और साथ में जो अन्य लोग जीत के आए अन्य पॉलिटिकल पार्टी से, सभी लोग बैठे होंगे, टोटल 543 में, यहाँ 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 ये सब बैठे होंगे। अब राष्ट्रपति जाके भाषण देंगे कि सबसे पहले आपने इतना महत्वपूर्ण चुनाव पूरा करा, समझना, पूजा ध्यान, तो ध्यान, बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाना। सबसे पहले समझना, 543 सीटों पे जो सरकार चयनित होकर बनेगी, उससे पहले राष्ट्रपति सबसे कहेंगे कि मुबारक हो, आप सबने ईमानदारी से चुनाव लड़ा। उसके बाद आप सब चुनाव लड़ने के बाद जो है, ठीक है, आप सबने ईमान, आ जाओ बेटा, क्या नाम है? करुण श्रीवास्तव। राहुल, बैठ जाओ। क्या वो आज पहली बार आए आप? जी सर, गांव में सैलाब भी थी, थोड़ा कोई बात नहीं, जब बाढ़ पीड़ित है हमारी तरफ, बैठ जाइए, बैठ जाइए जहां स्पेस मिले, ठीक है। अब थोड़ा समझने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन प्रयास करिएगा, ठीक है। चलो बेटा, जैसे ही जो लोग जीते वो लोकसभा में आके बैठे, तो राष्ट्रपति ने, आप ध्यान से सुनना, पूजा अभी तक ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, तभी राष्ट्रपति ने कहा मुबारक हो, आप सब आ गए। अब राष्ट्रपति के पास में दो यहाँ पर शक्तियां आ जाती हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति ये कहेगा कि जो सरकार या ज्यादातर लोग जिस पार्टी के जीत के आए उनसे कहेगी आगे करो अपना एक मंत्री जो बनेगा देश का प्रधानमंत्री, या तो उस व्यक्ति को आवाज लगा दे जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हो, यानी जो ज्यादातर सीटें जीत के आया हो, या अगर ये व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो कहेगा जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो आ जाए, या राष्ट्रपति को दोनों में से कोई नहीं लगेंगे तो राष्ट्रपति एक पे छोड़ देगा कि किसको लगता है सामने आ जाओ जो बाकी सबका बहुमत पा सकता है। ध्यान से समझना, जैसे ही राष्ट्रपति ये बात बोलेंगे एक व्यक्ति आगे आ जाएगा और बेटा राष्ट्रपति तुरंत उस एक व्यक्ति को बोल देंगे कि मुबारक हो, आज से आप क्या बन चुके हो, पीएम बन चुके हो। लेकिन यही कहानी शुरू नहीं होती बेटा, इसके बाद शुरू हो जाता है फ्लोर टेस्ट, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति जी ने एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी, अब उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति को सलाह देके बाकी सबकी नियुक्ति कर दी। लेकिन याद रखना, राष्ट्रपति कहेंगे अब मेरे साथ दोबारा चलो संसद में, तो ये लोग कहेंगे क्यों चलो बेटा, संसद में चलने के बाद में राष्ट्रपति महोदय कहेंगे अब यहाँ पर पारित करो धन्यवाद प्रस्ताव, इसे कहते हैं थैंक यू मोशन, और इसे कई बार कहा जाता है कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। ये क्यों पास करवाया सर? क्योंकि उस समय तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास चल के आ गया और कह दिया कि मुझे बहुमत जो है मिल चुका है, लेकिन राष्ट्रपति कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो अब हम वोटिंग करवाते हैं, और ये धन्यवाद प्रस्ताव के लिए समय दिया जाता है। ये समय दिया जाता है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी जी चाहे तोड़ें चाहे जोड़ें, हुक और क्रुक कैसे भी करके, कुछ भी करके 273 लोगों से हाँ बुलवानी है कि हाँ हम इस सरकार का समर्थन करते हैं जिसमें हम जीत के आए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री यही बताओ। अगर उस समय एक भी बंदा पलट गया तो 18वीं लोकसभा के चुनाव दोबारा होंगे, अगर सरकार नहीं कर पाई। ये प्रोसेस समझने की बात है, क्योंकि ये जो विश्वास प्रस्ताव है, लोगों ने ये तो सुना था कि लेकर के आए राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, एक ही बार लाया जाता है जब सरकार नया चुनाव जीत के आती है। बात आई समझ? ये थोड़ा टेक्निकल है। विपक्षी वगैरह सब बैठे होते हैं, उसमें भी मैं बता रहा हूँ फिर क्या होता है। हाँ सूरज, बिल्कुल विवेक का यूज कर सकता है, और जो आपने बात कही सूरज, वो बात बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो कि सर हमें पूरी प्रक्रिया में अनुच्छेद 74 में पता चला कि राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होता है, लेकिन बेटा यही एक ऐसा सुनहरा मौका होता है जब कोई नई सरकार चुन के आती है, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे बाध्य नहीं होता। वो अपनी मर्जी से चाहे तो सिर्फ बीजेपी का व्यक्ति बुला के कह दे कि एक सबसे लार्जेस्ट पार्टी आ जाओ,
एक सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त व्यक्ति आ जाओ, या फिर जो भी सब बैठे हैं वो निर्णय लेकर के किसी एक को आगे भेज दो। तो यहीं पर सिर्फ राष्ट्रपति का विवेक काम करता है, सिर्फ एक ऐसी कंडीशन, सिर्फ एक मान, समझ गए? ये बात आपकी लॉजिकल, ये भी लॉजिकल है कि उस समय देश का प्रधानमंत्री तो होता ही नहीं सर, सलाह कौन देगा। लेकिन फिर भी एक दिक्कत है, फिर भी दिक्कत ये है कि अगर राष्ट्रपति उस समय सलाह मान भी लेंगे तो भी एक इशू आ जाएगा, वो क्या? अब मेरी बात समझना, मैं रिपीट कर दूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो बेटा, पॉलिटी इज अ आर्ट। पॉलिटी समझने के लिए और यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आया और यहाँ पर मैंने बताया कि लोकसभा राज्यसभा और चलते बना। अगर तुम्हारे अंदर थिंकिंग नहीं आ पाई, वो तभी होगी जब तुम ध्यान यहाँ बैठ के लगाओगे। बिना ध्यान लगाए तो अप्सराएं भी नहीं उतरी थी ऋषियों के सामने, तो तुम क्या चीज, तो समझो भैया ध्यान से। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, कितनी सीटों पे हुए सर? भरनी तो 550 थी, लेकिन किन्हीं कारणों से 543 सीटें हमारे यहाँ है, क्योंकि एक तो हमारे जम्मू कश्मीर का डिवीजन हो गया, मणिपुर और इन सब चीजों को देख के। ये काम किसका होता है? ये काम होता है डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग का, वो अगले चैप्टर में। 543 सीटों पे चुनाव हुए सर, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, यूपीए था, एनडीए था, अदर थी। इसमें से एनडीए ने सर 291 जीती, यूपीए ने कितनी जीती? 234, बाकी अदर ने 91 या 90। सर इसमें से क्या हुआ? ये सबके सब जीते हैं, सिर्फ जीते हुए लोग, हारे हुए नहीं। जितने जीते हुए लोग हैं वो सब इकट्ठे कहाँ होंगे? संसद भवन में। संसद भवन में उस समय कोई राज्यसभा लोकसभा नहीं होती, कॉमन हॉल में इकट्ठे होते हैं। जब ये कॉमन हॉल में इकट्ठे होते हैं संसद के, तो बेटा राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये कहते हैं, एक धन्यवाद स्पीच देते हैं, और इस स्पीच के बाद में ये कहते हैं आप लोग चुनाव जीत के आए, मुबारक हो, चलिए कोई एक आगे आ जाइए व्यक्ति जो सबसे ज्यादा मत से जीता हो। तो बेटा यहीं पर गेम है। अगर इस एनडीए सरकार में नीतीश ने और नायडू ने अपनी सीटों का समर्थन दिया है, अगर ये बैक कर लेते और इधर चले जाते तो सरकार किसकी बन जाती? यूपीए की। और यूपीए में फिर कौन शपथ लेने आगे बुलाया जाता? राहुल गांधी। यही तो गेम चल रहा था, तभी तो गेम चल रहा था, तभी तो परेशान थे मोदी जी और योगी जी, क्योंकि यूपी से तो और ज्यादा खेल हो गया। 37 सीटें अकेले ले गई सपा, उसके अलावा सीटें ले गई इंडिया। और हमारे जो क्या कहते हैं, सबसे दुख की बात तो ये थी कि अयोध्या से ही सीट नहीं निकली, समझ गए? तो बेटा याद रखना, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे वोट की वजह से ही तो ये सब हुआ है कि प्रधानमंत्री जी कम से कम 3 दिन नहीं सोए होंगे। रात में इधर से मिलाते होंगे, नायडू कैसे हो? नीतीश तुम भी कैसे हो? नीतीश नायडू कहते होंगे सर जलेबी खाने का मन हो रहा है, तो मोदी कहते होंगे 2 बज रहे रात के, बोले देख लो सर, वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं रबड़ी में मिलेगी साथ में, नहीं अभी भिजवा रहा हूँ। तो बेटा ये गेम था। जब जीते तो राष्ट्रपति ने बुलाया, राष्ट्रपति ने बुलाने के बाद संसद भवन में कहा कि आ जाओ आगे। तो बेटा सभी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उस समय तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी थे, सभी ने नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे करा। और इस पर नीतीश और नायडू का एक स्टेटमेंट भी आया था कि जब हमने चुनाव लड़ा तो चेहरा तो मोदी जी को बनाया था, तो अब हम कैसे पलट जाए। ये स्टेटमेंट बढ़िया था इनका कि भाई हमने चेहरा किसे बनाया? मोदी जी को, हम कैसे पलट जाए। तो राष्ट्रपति जी ने ये जो दिया बढ़िया हो गया। इसके बाद तुम देखते हो कि नरेंद्र मोदी जी तुरंत ही पीएम नहीं बन जाते हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी रहते हैं 1 महीने तक। तुम्हें लगता है कि सारी खबरें आना बंद हो गई, इस बीच में खबरें बंद नहीं होती, इस बीच में टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर 9 जून को शपथ लेनी है। और शपथ लेने से पहले अगर कोई भी अपना वोट पलट लेगा या कोई भी अपना पार्टी से इधर से उधर चला गया तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी रह जाएंगे, पीएम नहीं बन पाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति 30 दिन के अंदर अंदर बुलाता है धन्यवाद प्रस्ताव या कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, तभी जाकर के एक पास होता है प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में सब बोलते हैं आयस नो। आयस का मतलब यस, नो का मतलब नो, ये लैटिन भाषा में है। उस समय सब समर्थन देते हैं। फिर जैसे ही समर्थन होता है तुरंत ही इनका शपथ समारोह ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी आते हैं 9 जून को और शपथ ले लेते हैं और कार्यकाल शुरू हो जाता है। पीएम 3.0 मतलब सिर्फ 2 आर्टिकल 74-75, लेकिन पूरी पॉलिटी को समझ के प्रधानमंत्री का पद प्रधानमंत्री, ये इनकी इंटरेस्टिंग चीज है। और जैसे ये शपथ लेते हैं बेटा, अब शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति पूरी तरीके से बाध्य होता है किस पर? इनकी सलाह पर। ये राष्ट्रपति से कहते हैं सुनो हमारे मोटा भाई को बनाओ। कौन सा बनाओ भैया? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। राजनाथ सिंह को बने रहने दो डिफेंस मिनिस्टर। वित्तीय मंत्री बना रहने दो निर्मला सीतारमण को। फिर मजबूरी में राष्ट्रपति को इनकी सलाह पर काम करना पड़ता है। बात आई समझ में? ये चीज समझे कि नहीं? तो ऐसे बनते भैया प्रधानमंत्री। अब समझे बात को कि एक व्यक्ति जो एमपी था उसे राष्ट्रपति ने किस पद पर नियुक्त कर दिया? किस पद पर नियुक्त कर दिया? पीएम। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 75 के 1।
ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना समझ आई हो मैं रिपीट करने को तैयार हूँ। कुछ लोग सो के निकालने का नहीं है, नहीं बच सकते। यूपीएससी ऐसा है कि अगर तुम सोचो सर बजट पढ़ लेंगे लेकिन बजट के तथ्य नहीं पढ़ेंगे ना, फिर तुम यूपीएससी प्रोडक्ट नहीं हो। कभी ऐसा सोचा डीएम कहे अरे यार बाढ़ी तो आई है, लोग मर जाएंगे उसके बाद देख लेंगे, समस्या तो सामने है। तो ये तुम्हारे ऊपर ना। वो भाई बोले कोई सीट रह गई, कोई मर गया, वो भी भाई को इलेक्शन में चलना चाहूंगा। ठीक है, ये आई बात समझ में। री इलेक्शन तब इस कंडीशन में हो सकते हैं जब कोई सीट का व्यक्ति डेथ हो जाए, रिजाइन दे दे। हाँ, किसी पार्टी को बहुमत मत मिला तो भैया यहाँ पर राष्ट्रपति कहेंगे मैं नहीं सहमत हूँ, चलो दोबारा कराओ चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोबारा चुनाव कराएगा। 30 दिन। आज तक तो बहुत कुछ नहीं हुआ, यही तो बचा हुआ देश। अब जो देखने को मिला है इस बार। अब आपको मैं एक कंडीशन बता दूं, वो आपने नहीं पढ़ी होगी, बहुत अच्छी कंडीशन है सर। 292 सीटें मिली थी हमारी बीजेपी प्लस अदर को, जिसे हम प्यार से एनडीए कहते हैं, ठीक है सर। 234 मिली थी यूपीए को, यानी इसके अंदर कांग्रेस और अदर थी, बाकी जो भी ले लो 90-91 अदर्स को मिली थी। सर जब ऐसी परिस्थिति बन जाए, ना तो बहुमत इसका सिद्ध हो रहा हो, ना तो बहुमत इसका सिद्ध हो रहा हो, बेटा बड़े प्यार से लिख लो, अब की प्रीलिम्स में आने के पूरे चांस हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं हंग पार्लियामेंट। जब बहुमत स्पष्ट ना हो किसी भी सरकार को, बहुमत स्पष्ट ना होना, ये बड़ा अच्छा टर्म है, इट इज कॉल्ड हंग पार्लियामेंट। लिख लो। हाँ, इसीलिए तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाएगा, इसीलिए तो आया राम गया राम की कहावत बनी की। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात से, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हमने तो एक बार चुन के भेज दिया, हमारे साथ इतना बड़ा अपराध है वो ये लोग करते हैं, ये जनता को समझना चाहिए। अभी तो बोलना नहीं है। चल आया समझ? हंग पार्लियामेंट आ गए जब बहुमत स्पष्ट ना हो, ठीक है। अब जब हम लोकसभा राज्यसभा शुरू करेंगे ना, तो मैं तुम्हें और डीप जाके लोकसभा राज्यसभा पढ़ाऊंगा। अब उससे पहले अच्छा टॉपिक पीएम ही है, खत्म ही करना, तो बताना तो पड़ेगा। ये चीज आई समझ में? कोई डाउट? ठीक है, अब लिख लो यहाँ पे 75 के 1 में ऐसे ही लिखना, पीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो पीएम की नियुक्ति कौन करता है? शपथ भी यही दिलाते हैं, तो ब्रैकेट में शपथ भी लिख लेना बेटा। इसीलिए एक बार एक आर्टिकल आया था कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है कि निर्वाचित होता है, तो बिल्कुल टिक मार देना, दोनों होता है। निर्वाचित इसलिए होता है क्योंकि वो चुनाव लड़के एमपी का आता है, और नियुक्त इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो एक प्रधानमंत्री नियुक्त और जो है आपका यहाँ पर नियुक्ति और निर्वाचन दोनों प्रक्रिया में जाता है। बाद में प्रधानमंत्री किसको बाध्य कर देता है? इसको अपनी सलाह दे देता है, और सलाह के बाद अन्य मंत्रियों से बन जाता है आपका मंत्री परिषद और बाकी तो बताऊंगा मैं, ठीक है। ये चीज समझ आई? उसके बाद सर आप अब हमें क्या बताएंगे? अब मैं तुम्हें बताऊंगा 75 का 2 हेडिंग डालियो। और में समझ आया? पूजा समझ आया? दिमाग से उड़ तो नहीं गया बाहर देखते देखते? गुड गुड गुड, तो वेरी गुड। ये शाहरुख खान की पिक्चर थी, उसकी याद दिला दी इनने मुझे। इसमें उसके पास जादुई चश्मा था। बात से हाँ देखा। अभी तुमसे पूछे राष्ट्रपति नंबर 1 कौन थे, वो नहीं पता, और हीरोइन कौन थी उसमें? कौन सी पिक्चर है? हाँ हीरोइन कौन थी उसमें? ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना, हाँ ठीक है, मुझे भी रहता भाई। हाँ जॉनी लीवर, ठीक है बेटा, बस उसकी स्क्रिप्ट भी बता दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 3 घंटे की पिक्चर मनोरंजन से इसलिए देख लेते हो क्योंकि तुम पे लोड नहीं होता, ना तो याद करना है, ना इस पिक्चर को देख के एग्जाम निकालना है, फ्री रहते हो। ऐसे इसे याद करो, उसमें सब कुछ करना। पिक्चर आज तुम्हें लिख के बादशाह, शाहरुख खान की मूवी आई थी बादशाह, वो हमारे टाइम पर जेम्स बॉन्ड का कल्चर था। जेम्स बॉन्ड टाइम की मूवी ना, अच्छी मूवी थी, मतलब वाहियात तो थी और भी ज्यादा विकट वाहियात थी। अब शाहरुख खान को देखो और पहले की एक्टिंग देखो तो लगता है इतने समय तक कैसे किंग ऑफ बॉलीवुड बन गया। जो व्यक्ति इंटरव्यू जाके की करते उसको लोग फैन फॉलो नहीं मानते। वाह, सबसे बढ़िया हीरो था जो मर गया अमरीश पुरी, भले वो विलन का किरदार निभाता, जान थी बंदे के अंदर, हम तो हीरो मानेंगे। हाँ चले, अरे बढ़िया, पहले के एक्टर्स में एक्टिंग थी। अब तो देखो शाहरुख खान जो है वो बुजुर्ग हो गए, उन्हें हट जाना चाहिए। अब सलमान खान को हट जाना चाहिए, अक्षय कुमार को हट जाना चाहिए, ऋतिक रोशन को भी हट जाना चाहिए, लेकिन ना टाइगर श्रॉफ के संग पिक्चर बनाएंगे, छोटे नहीं।
लिखो भैया 75-2। अब ये 75-2 है, यहाँ पर लिखो प्रसाद पर्यंत। सर प्रसाद भी मिलता है, हाँ। इसमें लिखो कि मिनिस्टर 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 दायित्व होता है, दायित्व होता है। ऐसे ही शब्द लिखना, कैसा दायित्व होता है? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। ये शब्द लिखो पहले, इस पे पढ़ा अच्छे से, तब तुम्हें पता चले 75-2 कहता क्या। वो आगे ये पर्सनल एक मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल 75-3 में कलेक्टिव है, जो कलेक्टिव है। हाँ, ऑफिस में ड्यूटी रहता है हमेशा, ये वो कभी नहीं था, ऑर्डर्स वहां से पास होंगे जो आगे तक है, ठीक है। बेटा लिखा, अरुण ध्यान से देखना, प्रसाद पर्यंत को अंग्रेजी वाले बच्चे जो हैं वो जरा ध्यान से देखें, अंग्रेजों इधर देखो, इधर इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ठीक है। ये आप तब भी पढ़ोगे जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर। आसान कर दे रहा हूं, प्रधानमंत्री 543 सीटों पे जो भी पार्टी बहुमत लाती है उसका कोई एक व्यक्ति बनता है। वो जरूरी नहीं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़के आया और अभी तुम ये भी चौंकोगे, वो ये भी जरूरी नहीं कोई चुनाव लड़के आया हो, उसे 6 महीने तक भी मिलते हैं, जाओ लल्ला चुनाव लड़ लो, वो भी बताऊंगा। ये भी छूट होती है, ऑफर ही ऑफर। अब देखना बेटा, ये रही निर्मला सीतारमण, ठीक है। अब इन्होंने बजट पेश कर दिया परसों, बजट बड़ा चर्चा में। अब इन्होंने बजट पेश कर दिया, सब कुछ हो गया, बजट लागू हो गया, बढ़िया हो गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना मानना है कि कल को राष्ट्रपति जी को महसूस हो कि ये खराब है, चाहे ऐसे समझ लो, चाहे प्रधानमंत्री को महसूस हो हटाना है, तो ये राष्ट्रपति से इनको हटवा सकते हैं, ये इतनी सी बात है। यानी इसी धारा को उल्टे तरीके से पकड़ो तो बाबा साहब ने राष्ट्रपति को बहुत मजबूत बनाया था, तब राष्ट्रपति के बाध्यकारी तो था नहीं, तो उन्होंने इसलिए बनाया कि कभी प्रधानमंत्री हद से ज्यादा काबिल आ जाए, हद से ज्यादा ऐसा खुरापाती आ जाए कि राष्ट्रपति को बार बार फेल करे। तो 75-2 में राष्ट्रपति क्या पावर दी थी, जब तक तुम्हें ठीक लग रहा है इसको मंत्री रखो, हटाओ, फेंको यहाँ से। लेकिन ये भी शक्ति छीन ली इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने बाध्यकारी बना दिया। तो अब नरेंद्र मोदी जी को निर्मला सीतारमण को हटाना है, सीधे नहीं हटाएंगे, किससे कहेंगे? राष्ट्रपति को सलाह देंगे और हटवाएंगे। तो इस शक्ति के संग खेल हो गया। ये दर्शाता है कि कोई भी मंत्री व्यक्तिगत तौर पर आज भी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। बात आई समझ में? राष्ट्रपति सलाह मानेगा ही मानेगा, ऐसा ग्राउंड ही नहीं छोड़ा कि राष्ट्रपति सलाह ना माने। अगर राष्ट्रपति खुद से कोई सलाह के अगेंस्ट चले गए तो बेटा राष्ट्रपति को क्या झेलना पड़ जाएगा? महाभियोग। लोकसभा के अंदर अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके हमारी सरकार राष्ट्रपति को पद से गिरा देगी। हाँ क्यों नहीं? चलो भैया इधर आ जाओ, ये बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, समझ लेना। मैंने कहा ना पॉलिटी इज आर्ट। 75-2 में मंत्री का दायित्व होगा, किसी भी मंत्री का दायित्व होगा, कब तक होगा? प्रसाद पर्यंत तक होगा। किसके अगेंस्ट में होगा? यानी किसकी तरफ होगा? राष्ट्रपति की तरफ, ठीक है। अब समझो, ये तो हो गई एक मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 75-3 को बोलते हैं, आपने सुना होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखते चलो, खाली ना बैठो मेरी क्लास में। इसे बोलते हैं सामूहिक दायित्व। ये बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। बताओ जरा, सभी मंत्रियों का दायित्व किसके प्रति होगा? किसके प्रति होगा? किसके प्रति होगा? एक मंत्री का, वेरी गुड सूरज, एक मंत्री का दायित्व किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति। लेकिन सभी मंत्रियों का दायित्व, सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। सर ये जितने मंत्री हैं, ये लोकसभा जब तक इनको रखेगी तब तक रहेंगे। लोकसभा अगर भंग हो गई तो ये जहाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा वो पानी है जो इन्हें तैरा रही है। दिखाता हूं कैसे, पहले ही नोट कर लो। हो गया नोट? पॉलिटी में एक एक चीज थ्योरी पे बेस्ड है। आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े, यहाँ पे क्लासें सीमित है, तो आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से चीजें बताऊं, वरना पूरी पॉलिटी में कम से कम 130 क्लास तो हो, कम से कम 3 महीने का कोर्स तो होता ही होता है, ये ध्यान रखना। अब जिस बच्चे को एनसीईआरटी और बाकी सारी चीजें आती हैं, वो यहाँ पर कनेक्शन बिठाने में बहुत जल्दी समय नहीं लगेगा। अब आ जाओ ध्यान से, आ जाओ भैया, स्विंग और स्विंग। हाँ क्या नहीं है?
मुनीम मीम है, मीम बहुत सारी। ये लो, ये देखो पहले। हाँ, ये मीम में मजा इसलिए नहीं आ रहा ना तुम्हें, और तुम्हारे मतलब के मीम नहीं है। देखो इधर, समझो ध्यान से, इसको याद रखना। ये जो जल है, जल, ठीक है, वो वाला जल नहीं है जो पिक्चर में पूनम ने बोला था। ये जो जल है वो लोकसभा है, यानी ये जितने भी हैं, बेटा ध्यान से देखना, ये सब है मंत्री, और इन मंत्रियों का एक मुख्यमंत्री होता है, जिसे क्या कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। कई बार एक फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र के सिद्धांत में प्राइमस इंटर पेरिस, यानी कि एक जहाज है। कौन सा जहाज है? पूरी सरकार, और इस सरकार में कुछ मंत्री हैं। अब ध्यान से समझना, अगर इनमें से कोई भी मंत्री उतर जाए तो कोई टेंशन नहीं, वित्तीय मंत्री खत्म, रक्षा मंत्री खत्म, लेकिन फिर भी जहाज चल लेगा। लेकिन जहाज को चलाने वाला कैप्टन प्रधानमंत्री जिस दिन इस्तीफा दे देगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। तो ये सवाल बहुत जरूरी है कि एक मंत्री के देने पे क्या इस्तीफा सरकार गिरती है? नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री अकेला ऐसा है कि अगर उसने इस्तीफा दे दिया ना बेटा तो पूरी सरकार गिर जाएगी। ध्यान से समझना, ये सब एक मंत्री एक सिंगल किसके प्रति दायित्व है? राष्ट्रपति के। लेकिन ये सब कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस पानी में। ये लोकसभा है। अगर ये लोकसभा में तूफान आ गया, ये विघटित हो गई, या यहाँ विपक्ष बैठा हुआ है, विपक्ष अपनी छोटी सी नाव ले आया और बोला आप इस बात प्रस्ताव लाके टकरा के मार दूंगा, तो भी सरकार गिर सकती है। ये फिलोसॉफी है, इस बात को समझ के चलना। कोई दिक्कत? सर निर्मला सीतारमन ने रिजाइन दे दिया, अब सरकार गिरेगी, मजा आएगा? नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमन जी उस जहाज की मुख्य कैप्टन नहीं है। कैप्टन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सर कल नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे रहा है अपना, बेटा दोबारा चुनाव होंगे, या तो दूसरी जो विपक्ष बैठा है उसको सरकार चलाने को मिल जाएगी, क्योंकि फिर तो वही बचेगी जिसके पास बहुमत है, वरना दोबारा चुनाव होंगे अगर बहुमत स्पष्ट ना हो। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने दे दिया इस्तीफा तो ये जहाज गया भाड़ में। प्रधानमंत्री चार्ज दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी सोचे तो ये बिल्कुल हो सकता है कि कल को ये कहें नीतीश बाबू 2.5 साल सरकार तुम चला लो, 2.5 साल मैंने चला ली, जहाज तुम चला लो, लेकिन जहाज पे तो मैं रहूंगा ना। ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के उतर गया। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत बढ़िया फिलोसॉफी है, चलो ध्यान से देखो, ठीक है। चलो यही समझाया था तुमको। इनको ये भी कहा जाता है सन अमंग प्लैनेट, सारे ग्रह किसके चारों ओर नाच रहे हैं? सूर्य की ओर। तो भैया ये भी कहा जाता है, किताब वालों ने टिप्पणियां करी हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य है, बाकी के सारे ग्रह क्या है? मंत्री की भांति भ्रमण कर रहे हैं। हम भी आ गए, हम भी आ गए। समझ गए? ये बात आई समझ में? इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला जाता है कैप्टन ऑफ शिप। मून अमंग स्टार, बाकी सब चांद नहीं, बाकी सब तारे, और हमारे पीएम चांद। तो देख लो भैया, अब तुम अगर चांद सी बहू लाना चाह रहे तो पीएम का चेहरा याद कर ले। कैप्टन ऑफ शिप, प्राइमस इंटर पेरिस किसे कहा जाता है? देश के प्रधानमंत्री को। बात आई समझ में? चलो भैया आगे बढ़े। हेडिंग डालो 75(4), इसमें लिख लो शपथ। और शपथ जो होती है इनकी दो होती है, दो। पहला ये शपथ लेते हैं मंत्री पद की, दूसरी शपथ लेते हैं गोपनीयता की। सर इनकी शपथ कहाँ लिखी है ये भी सर जी बता दो। तो सर जी इनकी शपथ लिखी हुई है अनुसूची 3 में। सर राष्ट्रपति की शपथ हम भूल गए सर, हमारे ऊपर लोड बहुत है, दूर से आते हैं। लो उपराष्ट्रपति की शपथ कहाँ लिखी है? 69 में। ठीक है बेटा, जब दूर से आओ, दूर से जाओ तो दूर ही रहो, आओ ही। हाँ ये सब लिख लिया। हाँ तो ये उत्तर अभी जमा करना, ऐसा थोड़ी ना डॉक्टर साहब हल्के से सुबह दूध लेने गए, बोले आजा ही बोतल लगा। हाँ ठीक, सही। हाँ तो भैया शपथ, अब तुम ये देख रहे हो आर्टिकल 75 में ही सब कुछ लिख दिया। आर्टिकल 1 काम अनेक, 75 का 5 बड़ा खतरनाक है। 75 का 5 ये कहता है कि सर नरेंद्र मोदी जी कहीं से चुनाव लड़के नहीं आए। अब मैं इसका उदाहरण देता हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं तुम सबने टोल फ्री नंबर मिला के ले ली बीजेपी की सदस्यता, तुम बोले हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अब क्या है कि तुम्हारा कोई भी वैल्यू तो है नहीं, ना तो तुम कहीं से चुनाव लड़े हो, ना तो तुम कहीं से चुनाव जीते हो, लेकिन पता नहीं धोखे से इंटरनेट पे ऐसा क्या हो गया, या तुम्हारी इमेज ऐसी बनी हुई है कि जब संसद के अंदर ये सब लोग लेके पहुंचे तो ये तुम्हें भी ले गए और इन्होंने नाम अन्य व्यक्ति का प्रस्तावित कर दिया कि हम देश का पीएम चुनना चाहते हैं जावेद को। जावेद को सब में मैं कैसे? मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैंने तो सिर्फ एक दिन मोबाइल नंबर मिलाया था, 25 रुपए दिए थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, मैं कैसे बच सकता हूँ?
और मेरा नाम तो जावेद है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तब बीजेपी ने समझाया जावेद ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस बार नफरत की दुकान को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो नफरत की दुकान को उसी की भाषा में जवाब दे सके। तो जावेद ने कहा मैं देश की रक्षा करूंगा। तो बेटा 75-5 में अगर किसी भी व्यक्ति को उठा के देश का कोई भी मंत्री पद दे दिया जाए, प्रधानमंत्री पद दे दिया जाए, तो मुबारक हो, उसके पास है 6 महीने। घंटी शुरू, यानी कि क्लॉक शुरू। सर क्लॉक क्यों शुरू? बेटा घड़ी इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि 6 महीने में उसे राज्यसभा या लोकसभा से किसी खाली सीट पर या किसी जगह पर चुनाव लड़के जीत के आना होगा। सर नहीं आ पाया तो बेटा कार्यकाल खत्म, फिर दूसरे व्यक्ति को उठा के पीएम बनाना पड़ेगा, वरना दोबारा से सरकार खत्म, विपक्ष पे सीट चली जाएगी या नया चुनाव होगा। इसके लिए मैं तुम्हें तरीका बता दे रहा हूँ। अगर आप ये बात कर रहे हो एमपी की, तो फिर एक बात समझिएगा कि यहाँ पर बनने का एक ही तरीका है, वो ये है या तो राज्यसभा से नामांकित करा हुआ हो सकता है, या तो लोकसभा में कहीं से सीट जीत के आएगा। लेकिन अगर उसने जीती नहीं है तब भी बन सकता है। यही तो ट्विस्ट। एकदम रैंडम व्यक्ति, मान लो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी वाइफ है, प्रधानमंत्री जी की अकस्मात मृत्यु हो जाए, अब उनकी वाइफ उनकी जगह चेहरा बन जाए, तो हम तो कहेंगे ये बीजेपी की सदस्य ने खड़ा कर दिया। तो वो कैसे जिताओगे? तो या तो राष्ट्रपति 12 लोगों को नामांकित करके एमपी बनाए, या तो फिर उन्हें चुनाव कहीं से जितवाओ। यही तो प्रावधान करे गए हैं। आप समझे खेल? प्रधानमंत्री वाइफ कहाँ है ये तो नहीं पता भाई, ये तो सीबीआई काम कर सकती है। टीचर है, वाह। हाँ, अरे रुक जाओ, 75 का आर्टिकल खोलना तब मजा आएगा। हाँ भैया बताओ। डूब गया? लो पकड़ो, पढ़ो जरा। चौथा शपथ, 5वां पढ़ो, 5वां पढ़ो। कोई मंत्री लगातार 6 महीने किसी भी अवधि के लिए संसद के सदन का सदस्य नहीं है, ना तो एमपी है, ना एमएलए तो छोड़ ही दो सर, ना राज्यसभा ना लोकसभा, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। बेटा ऐसा हो जाता है क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने का प्रयास किया गया था, और अगर सदस्यता समाप्त हो जाती है तो तुम उस जगह से चुनाव जीते हो, वो भी तुम्हारे साथ में टाइटल खत्म। लेकिन अगर तुम कोई टाइटल नहीं जीते, चुनाव नहीं जीते, 6 महीने तुम्हें देंगे और लड़ लो। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसलिए साफ सुथरे बन के नहा धो के घुमा करो, तब तुम पे बीजेपी की नजर पड़ जाए और तुम देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, हल्की सी 25 रुपए की सदस्यता। अगर तब भी नहीं जीता तो कोई बात नहीं, वापस चले जाओ, बीजेपी आएगी और गेट पे खड़ा करके हवा में मिथुन की तरह दोनों लाते मारेगी, कहेगी धोखा हो गया हमसे। समझ गए? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पॉलिटी इज ऑल अबाउट गेम। अब उस गेम को समझने के लिए चेस समझने जैसा। हाँ, पार्टी क्या कर लेती? जितवा देती। हाँ, पार्टी जितता है मत देना। अच्छा, तो 124 वाला जो है, भले देशद्रोह रोक दिया, तुम पे लग जाएगा। ये बात आई समझ में? हटा दिया गया है, बीएनएस में हटा दिया। बीएनएस में क्या चीज हटा दी? देशद्रोह। हाँ, ये हटा दिया, लेकिन उसके लिए हेट स्पीच ले आए। चलो भैया। हाँ, तो भैया प्रधानमंत्री जी को तनख्वाह भी लेंगे ना, तो तनख्वाह इसमें आएगी 6 में। ठीक है, तनख्वाह किसमें मिलेगी? 6 में। अब ध्यान से समझना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। पहले एक बार रिकॉल कर ले 75 के सारे ग्राउंड। चलो भैया बोलते जाओ। पहला किसकी बात करता है? सर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री सलाह करके किसको नियुक्त करेगा? अन्य मंत्रियों को। बेटा सारे आर्टिकल तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। 75 का 2 किसकी बात करता है? सर ये बात करता है व्यक्तिगत प्रसाद पर्यंत। यहाँ प्रसाद क्या बोलते हैं उसको? प्लेजर। गुड। प्रसाद पर्यंतता की या प्रसाद पर्यंत की। तीसरा सामूहिक दायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तुम साफ लिखना। 75-4 किसकी बात करता है? अरे वाह, सब याद हो गया तुम्हें। 75-5 को ऐसे याद रख लो कि यहाँ पर सदस्यता की बात करता है। ठीक है, और 75-6 किसकी बात करता है? तनख्वाह, वेतन की। ऐसे करके तुम्हें ये आर्टिकल का क्लॉज याद होना चाहिए, तुम्हारी आंसर राइटिंग में वजन बढ़ जाएगा। हाँ, कितनी तक? 3,68,000। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जिस देश का अमीर है वो सिंगापुर, उससे ज्यादा किसी तनख्वाह नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली।
सिंगापुर कितनी, मुझे पता था ये पूछोगे, ये नहीं पूछ रहे हो यूपीएससी से पूजा खेतकर हटने के बाद उसका जीवन बर्बाद हो गया, क्या होगा है, हम कौन सा पद ले लें, तनखा बैठा दे चंकी, मैं पद ले लेंगे, तुम लोग वही हो सबके सब। आज ई रिक्शा निकलवाने चले थे ना, वो स्कूटी निकलवाने से बढ़िया ई रिक्शा निकलवा लेना, 500 रुपए डेली पे उठा देंगे। अरे वो तो कह रही मैं वापस आऊंगी। कौन वापस आऊँ? पूजा खेतकर तनखा खुद देख लेना गूगल पे, मास्टर हूं मैं, विकिपीडिया नहीं। चलो हो गया, ये लिख लिया। अब भैया सुनो बड़ा कमाल की बात, अब मान के चलो तुम में से कोई एक व्यक्ति बन गया प्रधानमंत्री। ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये आजकल ताजा ताजा आया सुर्खियों में, ध्यान से समझना। अब तुम ये समझो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर यहाँ बैठे हैं 291 लोग। ये 291 सबके सब कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन्हीं में से एक तुम भी हो, तुम क्या कहलाए जा रहे हो? पीएम। अब तुम्हें ये पता है कि मुझे बाकी के सब मंत्री बनाने, कौन से मंत्री? रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, डिफेंस मंत्री, होम मिनिस्टर सब बनाने। तो बेटा ध्यान से समझना, अब ये काम पलक को दिया गया, पलक बनना ही पीएम। पलक से एक दिन सारे के सारे मंत्री आए और देखा कोई पलक के लिए फ्रूट्स ला रहा है, कोई पलक के लिए साड़ियां ला रहा है, कोई पलक के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट ला रहा है। तो पलक ने कहा क्यों मेरी इतनी सेवा हो रही है? तो जितने भी वो सारे लोग थे वो पता है पलक से क्या कहने लगे? वो पलक से कहने लगे कि देखो राष्ट्रपति के बस की तो है नहीं, तुम्हारी राय के बिना काम तो करेगा नहीं। एक काम करना, तुम अभी क्या बनाओगी? मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद के अंदर तुम बड़े बड़े मंत्रियों को पद दोगे। एक काम करना डियर पलक या फिर प्रधानमंत्री जी, हमें चुन लेना, हमें चुन लेना, हमें चुन लेना। अब जरा दिमाग लगाओ, सोचो, तुम अपनी बुद्धि लगाओ। ये रहे 292 सीटें जीते हुए, ये भी मंत्री, 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 सब मंत्री हो गए, सबके सब मंत्री हो गए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? किस पे गलती थोपोगे? सबके सब तो तुम मंत्री बना दोगे तो चल गया रूल। तो बेटा इसीलिए हैप्पी बर्थडे टू आर्टिकल 75 का 1A, जिसे बोलते हैं 93 संविधान संशोधन वर्ष 2003, जो ये कहता है कि लोकसभा की कुल जीती हुई सीटों का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। इस बार सर कितने मंत्रियों ने शपथ ली? 72 ने। क्यों? 543 का 15% यही आएगा, 72 या 7.5। समझे? सबको मंत्री बनाओगे तो हो गया काम। चिराग पासवान देख रहे, कंगना रनावत भी बोल दो। मंत्री नहीं बनाएगी। हाँ, कौन? पता है मुझे, तभी तो मैं कह रहा हूँ बोल दो। आजकल खबरें बहुत आ रही हैं चिराग पासवान की। चिराग तले अंधेरा होता है, पता नहीं है कंगना को। नहीं सर, वो उनकी फेवरेट है। चिराग तले अंधेरा है, उजाला करता वो करके आया है फिल्म इंडस्ट्री में उजाला। वो कह रहा था चिराग पासवान का स्टेटमेंट था कि कंगना रनावत उनकी फेवरेट एक्टर है। हाँ, कंगना रनावत उनकी फेवरेट एक्टर है, हमारी भी थी फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस। अब तो जो है हमारी फेवरेट पॉलिटिकल लीडर होगी ना। बात समझो, हर सांस पहले कभी ना कभी बहुत होती, तो उसमें तो टाइम लगता है। हाँ, वापस हो बेटा। यूपीएससी का नियम है, उनका इंटरव्यू मनोज सोनी क्यों उठ गया? मनोज सोनी का स्टेटमेंट पढ़ो। मनोज सोनी ने उनका इंटरव्यू लिया, मनोज सोनी चेयरपर्सन, उसमें उनसे कोई भी ऐसे सवाल नहीं पूछे जो भयानक हो, हर बात पे सहमति व्यक्त करी थी। अखबार के कह रहा भैया, मैं नहीं कह रहा, मैं पूजा खेतकर मुझ पर कोई मुकदमा कर दूं, मैं तो अखबार की बातों को डिलीवर कर रहा हूँ, फेयर क्रिटिसिज्म, पब्लिक ओपिनियन। ठीक, तो उन्होंने सारे स्टेटमेंट दिए कि मनोज सोनी जो है, मनोज सोनी जी ने उनसे, उनके बोर्ड में बैठे, उन्हीं का बोर्ड था अध्यक्ष स्थान में, उनसे सवाल जवाब पूछे, अंतर्राष्ट्रीय विषय पे सवाल नहीं थे, सवालों का लेवल आसान था। तो हो सकता है कि दाल में कुछ काला लग रहा हो, इसलिए उन्होंने रिजाइन मार दिया, ठीक है ना। लेकिन कल एक और चीज हुई, ओम बिरला जी की बेटी जो है, उन्होंने मानहानि का एक मुकदमा दायर कर दिया है। मानहानि का एक जो है अपनी तरफ से आप कह सकते हो रिट डाली कोर्ट में। उसमें लिखा है कि इंटरनेट पे जितने भी भ्रामक जानकारी घूम रही कि मैंने यूपीएससी पेपर दिया ही नहीं है, ये सबको डिलीट करो, ये मेरी भाई इमेज पर एक दाग उठा रही। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। वो पक्के पे है, वो कह रही मेरे पास तो सब कुछ है, ये देखो, ये मोहर भली पापा की लगी, मतलब मोहर यूपीएससी की लगी है, मेरे से है, मेरे पास है। हाँ, उसने अरे क्यों नहीं दिया? मैं पीछे बैठी तुम्हारे। देखो इधर, तो बेटा याद रखना, आर्टिकल 75 के 1 के बाद संशोधन करके 1 का ए डाल दिया गया। इस 1 के ए में लिख दिया कि 15%
लोकसभा के कुल जीती हुई सीटों से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। और यही संशोधन जोड़ दिया 164 के ए में भी, ये पहला, इसे भी 1A ही बोलते हैं। यहाँ भी स्पष्ट लिख दिया कि राज्यों की विधानसभा में भी जब मुख्यमंत्री चुने जाएंगे तो उनका जो पूरा होगा राज्य का मंत्री परिषद, उसमें भी 15% से ज्यादा मंत्री है। समझ गए? ये क्यों? ताकि जो 291 लोग जीते सबको मंत्री ना बना दे, सब मंत्री बन जाएंगे तो फिर भैया वो भाई क्या बेड़ा ही गर्क हो जाएगा देश में। सर उसे अपनी सफाई पेश करने के लिए टाइम तो मिलेगा? हाँ, सफाई पेश करने के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन सफाई पेश करने लायक कुछ बचा नहीं है। ऑलमोस्ट सारी चीजें जितनी भी हैं वो क्वाइट क्लियर हो चुकी हैं कि हाँ हुआ है, क्योंकि यूपीएससी ने भी अपने नोटिफिकेशन में डाल के रिवर्ट कर दी, ट्रेनिंग पीरियड्स को ला दिया। मतलब जो उनकी अभी चल रही है ना, इंटर्नशिप भी कह सकते हैं उसको, बैठ गया। अब उन्होंने ये कहा, उनका स्टेटमेंट एक आया था इस बीच में कि मैंने बैठने के लिए जगह मांग ली, क्या गलत हो गया? कोई ऑफिस लेके घर बैठ जाती थोड़े दिन, बच तो जाती नौकरी, क्या हो गया? कुछ नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं सर्टिफिकेट बनवाओ बेटा, फर्जी कागज मत बनवाओ, भले ही रिक्शा चला लो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 10 रुपए तो मिथुन की तरह शान से मिलेंगे। तैयार हो रहा है इसमें कुछ, हाँ कर रहे हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ रिक्शा चलाएंगे, चलो कुछ ऐसे कर रहे हैं, हाँ हाँ ये रिक्शा सर 2,35,000, ठीक है? इतना महंगा हो गया? और क्या, जब तुमने विचार किया था 2021 में तब सस्ता था। चलो भैया, इस पे हमने बात कर ली। अब आ जाओ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, ठीक है? मीन तो आज तुम्हें कोई दिखाई नहीं। अब आ जाओ एक ये षटकोण बना लो पहले जरा, ये लो, ये बनाओ। अरे मतलब सर्किल बना लो। हाँ षटकोण नहीं है मुझे पता है, निकल गया। इंसान हो इंसान, ऐश्वर्या राय की जगह अभिषेक बच्चन बोल सकता हूँ। वो तो बात देखिए, लेकिन सर थोड़ा सा ना पहले सिर्फ सर्किल बनाना है, वो मैं बनाऊंगा। लाओ बना ही लेते तुम्हारे साथ, ठीक है भैया? बनाओ, 3 सर्कल बनेंगे। सबसे छोटा सर्किल जो है वो इनसाइड रहेगा। ये होगा तो ना मैथ की फिगर वाला ऑप्शन भी तो होगा। लो स्कैनिंग, सभी चूहे बिल्ली हैं, सभी चूहे बिल्ली हैं, ओके सर ऐसे ही बनेगा, सभी चूहे बिल्ली हैं। ठीक है, सेंटर में रख लो पीएम, ठीक है? पीएम के सस्ते नजदीक जो होते हैं वो लिख दो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। और उसके बाद ये लिख दो MOSIC। ये क्या है MOSIC? मौसी नहीं लिखा है, बता रहा हूँ। हाँ बेटा लांची, देखो समझ आ रहा सब? पता ही एकदम आज ही आई हो, लग गया सब आज ही आई हो, तो फिर आज ही सब समझ लिया। तो साइंटिस्ट निकले मेरे भंडारे से। हाँ पढ़ाते देखो, झूठ तो सही बोल रहा हूँ। तो दूसरे टीचर के डेमो के मार्क्स खोले तो पता चले। नया सीए आ गया, क्या कह रहे नया? अच्छा कोई बात नहीं, देखो तो बेटा याद रखना, जो प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक होता है, सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। ये होते हैं द ग्रेट 4। कौन कौन सर? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्तीय मंत्री, और दूसरा विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। बेटा ज्यादातर कैबिनेट के अंदर सबसे बड़े 4 पद यही होते हैं। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, दूसरा है बेटा होम मिनिस्ट्री के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री है? डिफेंस, डिफेंस के बाद फाइनेंस, फाइनेंस के बाद फॉरेन। यानी सुब्रमण्यम जयशंकर जी, निर्मला सीतारमण जी, अपने मोटा भाई अमित शाह जी, और अपने आप सभी को पता है सबके चहेते डिफेंस मिनिस्टर राजनारायण सिंह। राजनाथ सिंह। बेटा ये कौन बनते हैं कैबिनेट मिनिस्टर? सुनो, इन कैबिनेट मिनिस्टर की जो पकड़ होती है वो सीधे पीएम से आदान प्रदान होती है, जानकारी सीधे, बीच में कोई रोड़ा नहीं, ठीक सीधे। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी मंत्री स्वतंत्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। समझाता हूं स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, बड़ा कूल होगा लेकिन पता नहीं होगा। हाँ गुड, वेरी गुड, तुम लोग तो सही हो, सब याद रहता तुम्हें? हाँ चलो भैया लिखो। बेटा इनका नाम जो मौसी तुम्हें लग रहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर तुम उठा करके देखो तो भैया उद्योग मंत्रालय का एक ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, इंडिपेंडेंट यानी संयुक्त प्रभार।
लेकिन उसके कई राज्य मंत्री हो सकते हैं। उदाहरण दूं, मान के चलो अलग अलग राज्यों के अलग अलग इस्पात मंत्री हो सकते हैं, लेकिन पूरा जो सेंटर के अंदर उद्योग मंत्री है वो एक ही होगा, और वो एक ही जो मंत्री है वो ये बनता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इसका काम क्या होता है संयुक्त प्रभार का? तो बेटा ये संख्या में कम होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर कैबिनेट के क्लोज होते हैं और इनके भी क्लोज होते हैं। समझ में आई बात? ये इनके क्लोज और इनके क्लोज दोनों के होते हैं। ये स्वतंत्रता के साथ कोई भी फैसला ले सकते हैं। किसी भी मंत्रालय का सिर्फ एक ही स्वतंत्र प्रभार मंत्री होगा। ये सबसे नीचे गिरे पड़े दर्जे के मंत्री होते हैं। जैसे पीलीभीत अपना अच्छा शहर है, पीलीभीत अच्छा शहर है, वहां पे मंत्री होंगे ऐसे स्टेट मिनिस्टर। तो बेटा इनका क्या होता है कि ना तो ये मान के चलो कि प्रधानमंत्री से सीधे पहुंच होती है, ना प्रधानमंत्री इनको खास डालते हैं। ये सीधे सीधे एक एक विभाग में कई सारे काम शेयर करते हैं। कई बार इनसे भी नीचे एक श्रेणी आ जाती है जिसे बोलते हैं डिप्टी। क्या बोलते हैं? डिप्टी। थोड़ा साफ राइटिंग में दिखा दें, ये लो ऐसे लिख लो इसको। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? सबसे नजदीक कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार, हर डिपार्टमेंट हर मंत्रालय का एक। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कई सारे होते हैं एक विभाग में। जैसे आपने देखा होगा एक मंत्री हो गया, 4 उप मंत्री हो गए, ठीक है। जैसे मान के चलो गन्ना मंत्री बना दिया हमारे संजय भैया को, 2-4 और उठा लाए, बोले उप गन्ना मंत्री, महा उप गन्ना मंत्री, उप गन्ना मंत्री, ठीक है। हाँ, कोई बचा ही नहीं। उनके बेटे जो है, बेटा उप मुख्यमंत्री, जो भी लोग है आपको पोषण, चलो ऐसा कुछ नहीं होता, कुपोषण मंत्री कोई नहीं होता। एक कुपोषण के लिए बंदी